Okay. So we would start in 2-3 minutes. Then till then, if you have any question from Pravesh session or Pravesh class, you can ask. I can see 30 people had joined, and let others also join. I don't think if somebody is facing some issue. Telegram कैसे? So just join the link that has been sent into the group. You don't have to do anything. जो भी Telegram पे issue हो रहा है, just join this. Yeah, just join the link I'm again sending in the group if it seems difficult. I know it's difficult, इसीलिए हम थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए नया है. But what I'm finding it's यहाँ पे थोड़ा सा easy होता है recording and all things करना. That's why I just want to do on this. अच्छा, किसी का कोई क्वेरी हो जब तक हम आज का शो आई थिंक आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले. आज की क्लास आपको पता होगा, टुडे वी वुड गोइंग टू स्टडी लोक एंड रूशो. ठीक है. सो बिफोर दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, देन आई वुड यू अनम्यूट यू एंड देन यू कैन स्पीक. ठीक है. इफ यू हैव एनी क्वेरी फ्रॉम यस्टरडेज क्लास एंड डे बिफोर यस्टरडेज क्लास यू कैन आस्क. ठीक है. And also tell your friends to join. Okay, because we would start in meantime. Till then, I can take if you have any doubt, suggestion, query, anything. Okay, you can just raise your hand into the here, and I would then there is I think there is a one option must be showing you that ask for unmute. So you can click on that. Okay, so Orson want to speak. So allow to speak. Okay, fine. Yeah. First tell your name and then your query. हेलो भैया, मुझे ये पूछना था कि जैसे पिछले साल जनरल का जो कट ऑफ था वो अराउंड 255 टू 260 के आसपास था, तो इस साल लगभग कितना रह सकता है? और अगर कोई कट कैंडिडेट जो ऑफ ओबीसी और अभी एसटी से है यार तो कट ऑफ की टेंशन नहीं लेंगे उसका यार. आई नॉर्मली टोल्ड कितना यू कि रहेगा? क्वेरी वो पूछिए जो क्लास से रिलेटेड है. अभी कट ऑफ की हम कैसे बोल सकते. कट ऑफ वुड बी अराउंड दैट ओनली, बट पेपर पे बहुत डिपेंड करता है. तो जब पेपर हो जाएगा सीयूईटी का देन आई वुड बी एबल टू टेल यू कट ऑफ है. एंड मोस्टली आई डोंट डू दैट थिंग, नीदर मी और नन ऑफ माय फ्रेंड्स, क्योंकि हमको पता है कट ऑफ इज नॉट द मैटर. आपका पढ़ना जरूरी है. तो आपका क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ कि दिस, बट अभी क्योंकि पेपर ही नहीं हुआ तो एनी स्पेकुलेशन ऑन कट ऑफ वुड आई डोंट थिंक कि सही होगा. आप अभी अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए. ठीक है. कट ऑफ का जब मोमेंट आएगा आई वुड टेल यू द कट ऑफ वाला इशू ऑल्सो. ठीक है. हाँ जूही आप कुछ पूछना चाह रही थी. जूही यू आस्क्ड फॉर अनम्यूट. या यस सर, आई एम विनर्स. सर मैं ये पूछ रही हूँ, आप दो दो करवाओगे डेली? लाइक आज लॉक और रूसो का करवा दे तो दो, फिर कल सारे सिलेबस आप कंप्लीट कराएंगे? Had you not seen the schedule that is available in the group? आपने शेड्यूल नहीं देखा है जो ग्रुप में है? नो सर, नो सर. हाँ, एक बार आप शेड्यूल से रेफर कर लीजिएगा. वी आर डूइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल. आवर टारगेट इज इफ यू हैड नॉट गॉन थ्रू ओरिएंटेशन आई वुड एडवाइज यू टू जस्ट गो थ्रू द ओरिएंटेशन वाला सेशन दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. सो बेसिकली आवर primary focus would be to complete CUET syllabus within 20 or 21 days, whatever we had planned in that schedule. So it's not like 2 or 3. Most probably we would do the whole Indian thinkers in one day, because वो हम all the students who are taking our class are someone who had cracked CUET. So उन लोगों को पता है कि किस तरीके से किस सेक्शन आता है, कितना एग्जाम में आता है, तो कितना पढ़ना जरूरी है. तो उसी हिसाब से वी हैड फॉर्मुलेटेड आवर क्लासेस. क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने एक दिन में 2 रखे हैं. बट आगे हो सकता है कि एक दिन में 3 और 4 भी क्लासेस, 3-4 टॉपिक भी हम कंप्लीट करें. बट आवर प्रायोरिटी वुड बी not just completing but to complete is holistically. ठीक है. So I think now we should start. I can see not many people joined because usually we have 50, 60 and sometimes 70, but today we have only 33. I don't know the reason. Most probably it's the reason of this. Okay, so class link, please tell your friends that this is the class link, the video chat wala. Somebody is asking again in the group. I don't think. Okay, fine. ठीक. So I think we should start now.
रेस्ट वुड आई थिंक ज्वाइन धीरे धीरे, और बहुत सारे लोगों को भी थोड़ा टाइम भी लगेगा. तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू आस्क एवरीबॉडी टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप लोगों को फिर इश्यू ना हो. तो ओके, सो अच्छा, देयर आर 2 or more hand raised, then we would start. आयुष, हाँ आयुष स्पीक, आपका कुछ क्वेश्चन है तो. आयुष, सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सर आई थिंक कि ज़्यादातर बच्चों को शायद ये पता नहीं है सर कि टेलीग्राम ग्रुप पे सर ये सेशन चल रहा है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. तो एक बार आप बता आई दीजिए थिंक तो. मोस्ट ऑफ खुद द से बता पीपल दीजिए तो तो. आर इन टेलीग्राम ना, टेलीग्राम में है ना हमारे ग्रुप में लोग. तो हाँ सर, एक बार बहुत से स्टूडेंट सर टेलीग्राम एक्स भी यूज करते हैं ना. जैसे सर मैं टेलीग्राम एक्स यूज कर रहा था तो मुझे पता नहीं था उस पे वो ऑप्शन नहीं आता है. तो फिर मैंने अभी टेलीग्राम डाउनलोड किया है, तो इसलिए मुझे फिर ये सेशन का दिखा है. मुझे लगा मीट पे ही सेशन होगा. ओके ओके, तो ये मैसेज डाल दें हम फिर. हैं, हाँ वो मैसेज सर आप डाल दीजिए, शायद वो पकड़ लेंगे, बच्चे पकड़ लेंगे. ठीक है. आई थिंक आई थैंक यू. सेंड मैसेज. रेड, एक मैसेज हमने डाला भी था, ये देखिए, ये रेडी फॉर द क्लास, एंड लिंक भी इसमें है. मैं अगेन इसी को टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, और आप भी अपने दोस्तों को बता दीजिए, बाकी धीरे धीरे हो जाएंगे. जो ये रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही, तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके फाइन. So we should start now today's class. My name is Sachin Kumar, and I know there are 2 or 3 people who want to speak. Okay, just I need to बस एक बार. हाँ फैजल भाई, आपका कुछ क्वेरी है? ये आपका हाथ हैंड रेस था आपका, प्लीज स्पीक. ओके, सो ओके नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. ठीक है. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, लोक और रूसो, और वी वुड ट्राई टू कंप्लीट लोक एंड रूसो. और ये प्लीज इसको थोड़ा सा हम अच्छे से करेंगे. एंड इफ यू हैव एनी इशू इन लैंग्वेज इन एनी वे, यू कैन जस्ट ड्रॉप योर मैसेज इनटू द ग्रुप और कैन आस्क टू स्पीक. ठीक है. नाउ I'm not going to let anybody speak for now, because we need to start. Monica, I would give you the time at the end of the session. So, okay. So, okay. So, my name is Sachin, and these classes are held by the JNU Students for Change, and this is our 4th lecture session in which we are going to study Locke and Rousseau. So basically, the Locke and Rousseau में just हम start करते हैं Locke से. So Locke was very important figure into the political theory. If you must have some kind of that background of political theory and political thought. So Locke was basically is referred into different and with different names. Somebody would call him possessive individualist. Somebody would call him something else. I know, because the reason is that the Locke has some primary importance not only in his thoughts, but the way he has formulated his thoughts, the way he's talked about the future institutions. So still you would see name of Locke sometimes in the newspaper editorials. आज भी न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में लोक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा. उसका रीजन ये है कि लोक की जो थ्योरी है वो वाज द बेसिस ऑफ द लिबरलिज्म. द लिबरल ट्रेडिशन जो था उसकी बेसिस बन गई थी लोक की थ्योरी. और बिकॉज वी ऑल नो दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड is still following some kind of liberalism, not the exact what Locke has suggested, but they follow their institutional framework has some underpinning in the Locke, and particularly the American Constitution and American democracy has a great kind of effect from the Locke. So talking about Locke, basically we need to understand his context. So Locke was born in 1632. It was the 17th century. Was born in Britain. So in the Britain at the time of Locke, it was just after the Hobbes. So at the time of Hobbes, there was atmosphere of fear in the Europe, particularly in the Britain. There was a war with the Spain, and the Spanish Armada was attacking on the Britain at the time of Hobbes' birth.
So we would see that throughout whole of the Hobbes theory, that context has some kind of relevance. ठीक है, look at the way he's formulated his theory, absolute sovereignty he talks about, the fear and all things he talks about, the insecurity, which is the major concept of Hobbes, is something that has come from his context. But when I come up to the Locke, there is a different context. At the time of Locke, one thing that was very common with the Hobbes and Locke was that war between Protestant and Catholics. I remember yesterday Seema has asked that question, that that was the context of Machiavelli, Hobbes, or somebody. So I just wanted to clarify that there was a two mainstream in the Christianity. एंड आई नो ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो अगर किसी लैंग्वेज का कोई इश्यू हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज वी वुड कंटिन्यू, ठीक है, फाइन। तो अभी क्या है कि जो लोक है उसके टाइम पे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ लोक भी एक जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो बैटल चल रही होती है, क्रिश्चियनिटी में दो मेजर चीज थी। एक कैथोलिक्स थे जो बिलीव करते थे कि जो चर्च है वो एक इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी का, इंपॉर्टेंट ब्लॉक है क्रिश्चियनिटी का, जो गॉड और ह्यूमंस के बीच में एक तरीके का सामंजस्य बनाता है। ये कैथोलिक्स का बिलीव। दूसरी तरफ से प्रोटेस्टेंट्स का मानना था कि वी डू नॉट नीड एनीबडी बिटवीन द गॉड एंड अस, एंड हमारा बाइबल जो है वो हम पढ़ें और बाकी हम अपना काम में ध्यान रखें, तो वी डोंट नीड टू गिव हैप्टी मनी टू चर्च, फंड्स टू चर्च, एंड उनकी सब बातें मानना जरूरी नहीं है। तो ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म है ये बेसिकली कैथोलिसिज्म पहले था, तो कैथोलिसिज्म के एकदम खिलाफ आ गया था, और इसमें मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग थे जो इसको रिफॉर्मेशन पीरियड बोलते हैं क्रिश्चियनिटी का। तो इस टाइम की ये वो वक्त था जब प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में लड़ाई थी एक तरीके की, और इसी से कैपिटलिज्म बन के आया था। क्योंकि कैपिटलिज्म जो मेन कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बात होता है कि कैपिटल जो है वो हर तरीके के प्रोडक्शन का मेन फीचर है, और कैपिटलिज्म के थ्रू ही हम क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ एक पॉलिटिकल एंड मार्केट स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट आता है, एडम स्मिथ एंड ऑल थिंग्स, वो हम देखेंगे। सिंपल आपको याद रखना कि जो प्रोटेस्टेंट थे वो कैपिटलिस्ट के साथ थे, और कैथोलिक्स थे वो पुरानी फ्यूडल सिस्टम के साथ थे। और इस लड़ाई का जो वक्त था, ये दौर था, उस दौर में होब्स भी आते हैं और उस दौर में लोक भी आते हैं, और उस दौर के बाद हम देखेंगे रूसो भी आते हैं। इसके ऊपर मैक्स वेबर ने लिखा, जो कई बार क्वेश्चन पूछा था, मैक्स वेबर ने एक कॉन्सेप्ट दिया प्रोटेस्टेंट एथिक्स। ये आप थोड़ा सा अपना नोट्स में लिख लीजिएगा। प्रोटेस्टेंट एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्स वेबर देते हैं। प्रोटेस्टेंट एथिक्स का मतलब यही है कि कैपिटल कैसे जनरेट कैसे, तो कैपिटलिज्म का जो रैशनल है वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट नाउ इफ यू वुड गो इनटू द लोक का दूसरा कॉन्टेक्स्ट, वन वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्रिश्चियनिटी का, इनकी लड़ाई। दूसरा कॉन्टेक्स्ट इसका था, दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन। अगर आपने कहीं पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोरियस रिवोल्यूशन बेसिकली इसको हम गौरवपूर्ण क्रांति मानते हैं, गौरवमयी क्रांति मांगते हैं ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। ये क्रांति जो है वो 1689 में होती है, और इस क्रांति का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि दिस वाज बिटवीन द सुप्रीमेसी की लड़ाई थी, मोनार्की और पार्लियामेंट्री में, ठीक है। ये होब्स के टाइम पे भी एक लड़ाई थी जो थी रॉयलिस्ट और वो जो मोनार्की के रॉयलिस्ट और अगेन द पार्लियामेंट्रियन के बीच में, और वो कंटिन्यू चलती जाती है। लेकिन जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन होता है तो वो कल्मिनेशन पे आ जाती है, और उस कल्मिनेशन मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट्रियन है वो एक तरीके से जीत जाती है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्थापना वहां हो जाती है, और एक जो पुरानी जो स्टुअर्ट डायनेस्टी थी उसको छोड़ के विलियम ऑफ ऑरेंज जो है वो राजा बनते हैं, और बेसिकली जो लोग होते हैं वो पार्लियामेंटेरियंस का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो पूरी थ्योरी आप देखोगे कि मोस्टली ये दिस वाज रिटन एट द टाइम ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन, 1689 के आसपास ही ये लिखा गया था, ठीक है। लोक का जो भी लिखा गया था वो चाहे वो अपन सेकंड ट्रेटाइज पढ़ेंगे, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे उनका ऐसे पढ़ेंगे, वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों में एक आर्गुमेंट ये आता है कि उनका जो पार्लियामेंटेरियन के जो सपोर्ट था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट मोनार्की जो किंग वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं चलेगा, वो एक बेसिस था। और इस वजह से उनको देश छोड़ के भी भागना पड़ा था ग्लोरियस रिवोल्यूशन के टाइम पे। वो हॉलैंड चले गए थे क्योंकि जो मोनार्की थी शायद उनको
मार देती, ऐसा उनको डर था। और जब वो वापस आए तब तक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो चुका था, पार्लियामेंट्रियंस एस्टैब्लिश हो चुके थे, और उन्होंने आके फिर जो नया किंग बना उसका सपोर्ट किया, विलियम ऑफ ऑरेंज जो बने, उनको उन्होंने ग्रेट रिस्टोरर बताया। ये कहानी आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखनी, बस थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये सिचुएशन थी जिससे लोग निकल के आए। अब लोग जब हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ चीजें बात करना इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ हो गई उनकी, किस तरीके से लाइफ थी, उन्होंने किस तरीके से इन पे लिखा है, ठीक है। और दूसरा है उनके वर्क्स। तो उनका जो बुक्स थी वो हमको 2-3 बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक बुक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द 2 ट्रेटाइज ऑन गवर्नमेंट। बेसिकली 2 ट्रेटाइज इज काइंड ऑफ जो मतलब कॉलोनिकल टेक्स्ट, मतलब जो अंग्रेजी टेक्स्ट होते हैं उनमें ट्रेटाइज नाम लिया जाता है कि एक संग्रह, बुक बहुत बड़ा संग्रह होता है बुक्स में, इट्स काइंड ऑफ ए ट्रेटाइज। तो लिखा जाता है ट्रीटी की फॉर्म में ये, ठीक है। तो उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, 2 ट्रेटाइज, जो 16 दिसंबर 1689 में लिखा। तो कहीं आपको 1690 भी मिलेगा। तो आई डोंट थिंक कि आपसे सीयूईटी के एग्जाम में वो सीक्वेंस पूछेंगे, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर इट वाज आफ्टर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। उन्होंने 2 ट्रेटाइज लिखे थे, और 2 ट्रेटाइज जो थे वो 2 भागों में थी। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। पहला जो ट्रेटाइज था वो था द फर्स्ट ट्रेटाइज था। स्पेलिंग होगी TREATISE। मैं भेज दूंगा ग्रुप में, मेरे जो मैंने हाथ से लिखे कुछ नोट्स हैं इसके ऊपर, वो आई वुड सेंड। तो आप अभी स्पेलिंग पे ध्यान ना देके अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है। 2 ट्रेटाइज में पहला ट्रेटाइज था वो था क्रिटिक ऑफ फिल्मर। तो फिल्मर कौन था, ये उसी चीज में जाएगा, क्रिश्चियनिटी वाला आर्गुमेंट पे जाएगा। तो हमारे लिए पहला जो ट्रेटाइज था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सेकंड ट्रेटाइज इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट ट्रेटाइज है वो इतना याद रखिए कि एक फिल्मर नाम का इंसान था जो लोक के टाइम पे ही हुआ था, और उसने क्या थ्योरी दी थी, उसने थ्योरी दी थी डिवाइन राइट्स की। वो डिवाइन राइट्स पे बात करता था, और उसने पेट्रियार्का नाम की बुक लिखी थी। और पेट्रियार्का बुक बेसिकली इट वाज जस्टिफिकेशन ऑफ पेट्रियार्की एंड द पेट्रियार्क फॉर्म। पेट्रियार्क क्या होता है, मतलब आदमी की डोमिनेंस होगी, जैसे घर में पेट्रियार्की होती है, पापा की डोमिनेंस होती है, वैसे ही जो स्टेट है उसमें किंग की डोमिनेंस होगी, ठीक है। और जो पेट्रियार्क था उसने इसका पूरा जस्टिफिकेशन दिया था। पेट्रियार्क नेम ऑफ द पर्सन, फिल्मर इज द नेम ऑफ द पर्सन एंड पेट्रियार्का इज द बुक, ठीक है। तो फिल्मर ने उसमें बताया कि किस तरीके से पेट्रियार्की बड़ी नेचुरल है, और क्योंकि गॉड ने एडम को बनाया। अगर आपको थोड़ी कहानी पता हो तो क्रिश्चियनिटी में हम हिंदी में आदम बोलते हैं। सो द क्रिश्चियनिटी में जो एडम की बात होती है कि गॉड हैड मेड एडम, और वो एडम जो वो एक आदमी था, तो फिर रूल भी उसके अनुसार देन आदमियों द्वारा ही होना चाहिए। लेकिन लोग उस सेंस में, उस आदमी का जो सेंस है उसको तो वो नहीं करते हैं, लेकिन जो पेट्रियार्क का जो सेंस था कि वन पर्सन शुड रूल एंड दैट सेंस, तो इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पेट्रियार्क, फिल्मर का जो पेट्रियार्क है, दैट इज नॉट एक्चुअली द पेट्रियार्की का सेंस दैट वी स्टडी टुडे, बट इट इज बेसिकली द वे अ किंग वुड रूल। एक आदमी रूल करेगा, वो जिस तरीके से गॉड का रूल है, तो वो डिवाइन राइट वहां से है। ये पेट्रियार्क का में उन्होंने बात लिखा। लेकिन लोग जो है इसको क्रिटिक करते हैं, वो कहते हैं नहीं, किंग कैन नॉट रूल, ठीक है, डायरेक्टली किंग कैसे रूल करेगा। इस ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन राइट है उसको वो खिलाफ जाते हैं और अपना जो अंडरस्टैंडिंग देते हैं, और वो कैसे देते हैं, वो सेकंड ट्रेटाइज में देते हैं। तो सेकंड ट्रेटाइज इज इंपॉर्टेंट। जो सेकंड ट्रेटाइज है उसका बेसिकली जो अपना सिविल सोसाइटी का जिसमें वो थ्योरी देते हैं, और जिससे आगे पॉलिटिकल सोसाइटी बनती है। दूसरा उनका इंपॉर्टेंट वर्क था द एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये भी 1689 में लिखा गया था। बेसिकली द एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा फिलोसॉफिकल रीजन से। इसमें क्या बात होती है, इसमें वी वुड सी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग लोक ने बनाई। और कई बार पूछ लिया जाता है कि लोक कौन था, वो एक एम्पिरिसिस्ट था कि एक रेशनलिस्ट था। वो उनकी जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाला जो बुक ऐसे है उससे समझ में आएगा। तीसरी उनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग थी लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। टॉलरेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और टॉलरेशन के ऊपर उनका एक ये आर्टिकल, तो कई बार ये बुक्स पूछी जाती हैं। और चौथी है कि सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। तो एजुकेशन पे प्लेटो ने लिखा, एजुकेशन पे लोक साहब भी लिखी, ठीक है। जो 1693 उनका मोस्टली लास्ट टेक्स्ट माना जाता है, द थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। और उसके बाद रूसो हम पढ़ेंगे तो उन्होंने भी एजुकेशन पे लिखा है, ठीक है। सो लाइफ एंड वर्क्स हमने कर लिया है। कई बार आपको कुछ लोगों ने कमेंट्री की है कि मतलब एक चीज याद रखिएगा, लोक जो है वो इनकंसिस्टेंट बहुत है। ही इज वेरी इनकंसिस्टेंट विद हिज थॉट। समटाइम्स ही इज सेइंग समथिंग एल्स एंड देन समथिंग एल्स। तो समटाइम्स जो कंसिस्टेंसी वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो उसी को हम बताने के लिए वी कैन टेक हेल्प ऑफ सम स्कॉलर्स, जैसे लियो स्ट्रॉस जो है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लियो स्ट्रॉस आप कहते हैं कि जो लोग हैं वो काइंड ऑफ होप्स थे वो,
ठीक है, मतलब एक थोरोगोइंग होब्सियन ही थे, मतलब जिस तरह का होब इगोइस्टिक बात करता है, यूटिलिटेरियन बात करता है, वैसे ही लोग भी हैं। लेकिन फिर इसके एकदम अपोजिट बात करते हैं रेमंड पोलिन साहब। रेमंड पोलिन साहब कहते हैं कि नो नो नो, ही इज नॉट यूटिलिटेरियन और इगोइस्टिक, ही इज बेसिकली डीओन्टोलॉजिकल। ठीक है, एंड देन देयर इज अदर थिंग आल्सो, बिकॉज इट वाज Locke who had started this idea of कैपिटल एंड द प्रॉपर्टी के ऊपर जिन्होंने बात की थी। तो इसके ऊपर दो मेन आर्गुमेंट आपको ये याद रखने। वोगन नाम के बंदे हुए थे जिन्होंने कहा था कि ही इज द प्रिंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट, यानी वॉट एवर ही इज सेइंग फॉर इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? देखो, पहले सोसाइटी जो थी हमने देखी है कि ग्रीक सोसाइटी थी, एथेंस में एक कलेक्टिव लाइफ हुआ करती थी, रोमन एम्पायर में भी कलेक्टिव लाइफ हुआ करती थी, बट लोक से वी वुड सी कि एक इंडिविजुअलिस्टिक सेंस स्टार्ट हो जाता है। इवन होप्स से भी हुआ वो, लेकिन लोक ने उसको एकदम परवान चढ़ा दिया। इसलिए वोगन साहब कहते हैं कि ही इज द प्रिंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, मैकफरसन, सीबी मैकफरसन ने एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट फॉर लोक। ये आपको याद रखना है। ये क्यों पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट क्या है, ये हम लास्ट में छोटी सी बात कर लेंगे। ठीक है, सो आई फील दिस इज द बेसिकली लाइफ और वर्क की जो हम बात की हैं वो उनका है। ठीक है, अब ट्रू ट्रीटाइज के बारे में हमने बात कर दी है कि किस तरीके से दो भागों में वो बटी हुई है। नाउ वी वुड गो इनटू द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उनके हमको करना है। तो जो फर्स्ट जो है उसमें है मेथोडोलॉजिकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। ठीक है, सो मेथोडोलॉजिकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन क्या होता है? देखो, कोई भी थिंकर होता है वो किसी एक तरीके से, जैसे हमने होप्स पढ़ा था, तो होप्स में देखेंगे कि वो साइंटिफिक मेटेरियलिज्म की बात करते हैं, वो रेने डेकार्ट के टाइम की बात करते हैं, वो मैटर और मोशन की बात करते हैं दिमाग में, कि कुछ भी होता है वो बहुत हमारे दिमाग में टेक प्लेस करता है। ठीक है, लेकिन हम अब बात करेंगे लोग क्या सोचते हैं। तो लोग का जो मेथोडोलॉजी है, लोग का मेथोडोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू लोग जो है ना, एक जो कंसेप्शन डेकार्ट ने दिया था, डेकार्ट के टाइम पे ये कंसेप्शन था कि इननेट आइडियाज होते हैं। डेकार्ट बोला कि हमारे माइंड के अंदर मैटर घूमता है और हमारे जो आइडियाज होते हैं कुछ अलग से नहीं, हमारे इननेट होते हैं, हमारे अंदर से आते हैं आइडियाज। लोग साहब बोले कि नहीं, आइडियाज इननेट नहीं होते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। लोग वाज अगेंस्ट दिस कंसेप्शन ऑफ इननेट आइडिया। लोग बोला कि दिमाग कुछ नहीं होता, दिमाग इज अ क्लीन स्लेट, दिमाग इज अ टेबुला रासा, हमारा माइंड is a tabula rasa. When we come into state of nature, we are completely tabula rasa and we do not have any innate ideas. And क्योंकि डेकार्ट वगैरह ने बोला था कि हमारे आइडियाज इननेट होते हैं, वी हैव ऑलवेज आइडियाज, तो ये कहते हैं कि अगर इननेट आइडियाज होंगे तो फिर चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो भी सोच सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, एक पागल इंसान भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इननेट आइडियाज का कंसेप्शन गलत है, माइंड क्लीन स्लेट है। अब ये क्लीन स्लेट कैसे भरता है? इसलिए लोग कहते हैं कि इसके लिए हमको भगवान ने एक चीज दी है, एंड ही एग्जैक्टली टॉक अबाउट दिस, गॉड हैज गिवन अस रीजन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वी हैव रीजन। तो हमारे आइडियाज इननेट नहीं होते, वो हम रीजन करते हैं। और रीजन किस तरीके से कर सकते हैं आप? दो तरीके से। ठीक है, दो तरीके से। कैसे? एक सेंसेशन होता है, किसी चीज को आपने छुआ तो उसका सेंसेशन हुआ, फिर आपने सोचा, फिर एक आइडिया जनरेट हुआ। दूसरा होता है परसेप्शन। ठीक है, सेंस, किसी चीज को किया, सेंस हो गया, और किसी चीज को देख के आपने समझने का कोशिश किया। जैसे किसी ठंडी चीज को आपने छुआ तो दिस इज अ सेंसेशन, एंड देन उसको छुआ, देखा कि ओ, देखा जबकि हाँ, ये परसेप्शन किया कि ओ ये तो वाटर है। तो दीज आर द टू थिंग्स, नॉट ओनली अदर। अकेला सेंसेशन भी आपको दिमाग में नॉलेज नहीं देता है, अकेला परसेप्शन भी नहीं देता। आपको ये ज्यादा डीप में नहीं जाना, जस्ट समझना है कि दो तीन चीजें हैं जिनके ऊपर लोग अपना थ्योरी बिल्डअप करते हैं। तो वो कहते हैं कि आइडियाज जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है माइंड की, कुछ अलग से आइडिया अंदर से पहले से नहीं होते, कोई मैटर वेटर अलग से नहीं दौड़ रहा है, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वही हमारा आइडिया जनरेट करता है। और जिस एक्सपीरियंस के ऊपर जो उनका ज्यादा जोर था, इसी को एम्पिरिसिज्म कहा करते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक क्या था? तो लोक को बहुत सारे थिंकर्स ने एम्पेरिकल कहा, एम्पिरिसिज्म कहा है, जो परसेप्शन, सेंस और एक्सपीरियंस से बातें करते हैं। तो कुछ लोगों ने उनको रेशनल भी कहा क्योंकि वो रीजन करके बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बट बेसिकली हमको याद रखना है कि ही इज मोस्टली नोन एज एम्पेरिसिस्ट, सम कॉल्ड हिम रेशनलिस्ट। ठीक है, बट वी कैन नॉट पुट हिम इनटू वन बॉक्स। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन एम्पिरिसिस्ट रखा जा सकता है, यू कैन पुट लोक इनटू देम। ठीक है, देन
We talk about different ideas. आइडियाज दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. आपको नहीं जाना है, आई डोंट थिंक सीयूईटी में पूछेंगे, बट थोड़ा सा याद रखिए आइडिया दो तरीके के, सिंपल आइडिया, कॉम्प्लेक्स आइडिया. सिंपल आइडिया क्या हुआ, किसी चीज को आपने देखा, उसका कलर क्या किस तरीके से, मतलब नीली कलर की कोई चीज है तो वो नीला, वो एक सिंपल, दिस इज अ नीला कलर. कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, ये नीला कलर की क्या चीज है, वो कॉम्प्लेक्स हो गया. वो हमें नहीं करना. नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्टेट ऑफ नेचर. मेथोडोलॉजी हमने देख लिया, वो एक्सपीरियंस पे बात करेंगे, सेंसेशन पे, रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे. फिर लोग आते हैं यहां से, अपनी जो थ्योरी उन्होंने बिल्डअप की है, नॉलेज की थ्योरी की, एक्सपीरियंस, सेंसेशन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, नो इननेट आइडियाज, वट एवर वी हैव, इट्स इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एंड नॉट innate. We are tabula rasa. ये question many times they had asked, what who had talked about tabula rasa. Then we come into the state of nature, and we had seen the state of nature. जब भी दिमाग में आता तो हमारे दिमाग में एक बंदे का नाम आता है, who is that person, that is Hobbes. तो हमने होप्स ने हमारे दिमाग में ये बैठा दिया कि स्टेट ऑफ नेचर इज व्हाट, एकदम नास्टी, पुअर, ब्रूटिश, सोर्ट एंड ऑल, ठीक है. बट लोग का स्टेट ऑफ नेचर वो डिफरेंट है. पहले तो हमको स्टेट ऑफ नेचर समझना चाहिए कि जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरिस्ट हुए हैं, वो ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी दिखाने के लिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल अथॉरिटी बनी है, उसका ओरिजिन दिखाने के लिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाते हैं. उस हाइपोथेटिकल कंडीशन को प्री पॉलिटिकल नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर. So this question could be asked sometimes, which of the following four explains the true definition of state of nature? So state of nature is a pre-political condition and a hypothetical condition that social contractarian thinkers had used to explain the origin of political authority. So for Locke, state of nature is not as nasty as Hobbes talks about. For Locke, state of nature definitely pre-political. Pre-political means there is no political society existing, but it is not pre-social. So he says कि the society, the state of nature में भी एक social relation exist करते थे. Definitely it was not political, लेकिन एक social relations थे, और social relations जो थे, they would kind of structured किस तरीके से, गॉड से स्ट्रक्चर थे कि गॉड ने हमको बनाया, गॉड ने हमको रीजन दिया, और गॉड ने कुछ नेचुरल लॉ दिए, और वो जो नेचुरल लॉ है वो सब पे बाइंडिंग है. तो वो ये नहीं कहता कि स्टेट ऑफ नेचर में सब एक दूसरे से वॉर कर रहे हैं हाथों हाथ और सब एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं. नहीं, वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर, एंड प्लीज रिमेंबर, इज द कंडीशन ऑफ परफेक्ट फ्रीडम एंड परफेक्ट इक्वलिटी. वो परफेक्ट फ्रीडम है, कोई आपको कुछ नहीं करने वाला, एंड देयर परफेक्ट इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल. बट आप अच्छे से काम कर रहे हैं वहां पे, इट इज द कंडीशन ऑल्सो ऑफ द पीस. Opposing to Hobbes, he is saying perfect equality, perfect freedom, and चार चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर, जो आप लिख भी सकते हैं कि इट्स अबाउट पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड that preservation that Hobbes talks about. So these are the four things. It's a peace, it's goodwill, it's a mutual assistance, and preservation. So ये मैं, I would give these notes later on. I just need to check if somebody has some. Okay, so just I need to, because there is some message. I just want to confirm. मेरी आवाज आ रही है ना आपको अच्छे से? I'm totally audible to you. Yes sir, yes sir. सर पूरी आवाज आ रही है सर. जिनका नेटवर्क नहीं है सर, उनको दिक्कत हो रही है. कोई बात नहीं. Okay, fine. बस सर बस एक बात कहना चाहूंगा सर, जैसे आप कोई भी एक टॉपिक समझा रहे हो ना, तो सर उसके बाद एक बार आप खुद से पूछ लो कि अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो हैंड रेज करे पूछ ले. We would do that after Locke, because ये ना एक मेरा मोमेंटम बन जाता है. एक बार आपका कोई क्वेरी है तो you can no problem, sorry, fine. Okay, fine. So next, now, okay, fine. So state of nature जो है वो Locke का, I think आपको इंग्लिश हिंदी में I am trying to cope up with the both हिंदी and English. Still if any issue, तो लास्ट में आप मुझे बता दीजिएगा वो उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को I would try to define in your language. So basically लोग की जो स्टेट ऑफ नेचर है वो होप से अलग, पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस जहां पे होती हो, म्यूचुअली एक साथ मिलके रह रहे हो लोग, और एक प्रिजर्वेशन, खुद का प्रिजर्व करके रह रहे हो. तो ये सब इतना अच्छा था स्टेट ऑफ नेचर में अकॉर्डिंग टू लोग. तो फिर क्या सिचुएशन, क्या जरूरत आ पड़ी कि हमको कुछ अलग क्रिएट करना पड़ा? तो लोग साहब कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें नेचुरल लॉ होते हैं जो सब पे पेंडिंग होते हैं, और सब उनके हिसाब से काम करते हैं. कि स्टेट ऑफ नेचर में जो नेचुरल लॉ गॉड ने बनाया, और हमारे पास रीजन है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रीजन बहुत इंपॉर्टेंट. और हमेशा याद रखिएगा,
लोग जब भी पढ़ेंगे और कोई भी लिबरल थिंकर जब पढ़ेंगे, लोग हो चाहे आगे रोल्स तक हो, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। इनके अनुसार रीजन इज समथिंग दैट बेसिकली गाइड्स एवरीथिंग। सो वी वुड सी कि अकॉर्डिंग टू लोग नेचुरल वहां पे लो तो है, वो बाइंडिंग भी है, एंड देयर इज ऑल्सो सम नेचुरल राइट्स ऑल्सो। ठीक है, ही सेड द नेचुरल राइट्स क्या है? 3 नेचुरल राइट, लिबर्टी, there is a life, there is a liberty and there is a property. These are 3 very important to remember. 3 ही राइट होते हैं। this is the situation of perfect equality, perfect freedom, but राइट 3 होते हैं। and what are those 3 राइट? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये 3 राइट स्टेट ऑफ नेचर में दिए गए हैं हमको। होप्स ने जो राइट दिया था वो एक था, सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है, जो बाद में भी रहता है, ठीक है, लेकिन हमारे लोग साहब के अनुसार उस सिचुएशन में 3 राइट। अब हम बात करते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ वॉर कब बनती है। लोग कहते हैं कि सब कुछ इतना अच्छा है, तो अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर व्हाई वी नीड स्टेट, और व्हाई हमको पॉलिटिकल थ्योरिटी चाहिए। और वो स्टेट वर्ड यूज नहीं करते मोस्टली लोग हैं, वो कॉमनवेल्थ वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वो पहले सिविल सोसाइटी के सेकंड ट्रेटाइज में पहले सिविल सोसाइटी की डॉक्ट्रिन देते हैं, फिर पॉलिटिकल सोसाइटी की। तो सिविल सोसाइटी पहले बनती है उस टर्म में, तो सिविल सोसाइटी काइंड ऑफ कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ में क्यों आना पड़ता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कॉमनवेल्थ में इसलिए आना पड़ता है कि नेचुरल लॉ भी है, नेचुरल राइट भी है, और लोग भी सब मजे कर रहे हैं, एकदम पीस है। बट अगर किसी ने कोई लॉ ब्रीच किया तो क्या, इफ देयर इज अ ब्रीचेज ऑफ लॉ, द फ्रेम दैट ही यूज्ड, then what? So there is a situation ki if somebody would breaches the law, there is no independent, indifferent judge, and that's why we create commonwealth. ये याद रखिएगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी होप्स ने कही, लेकिन जब सब कुछ होते हुए भी नेचुरल लॉ भी है, बाइंडिंग भी है, बट देखेगा कौन कि वो बाइंडिंग हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। अगर किसी ने तोड़ा तो क्या होगा। तो ये जो कंसेप्शन है, ये यहां आके वो कॉमनवेल्थ की बात करते हैं कि दैट्स व्हाई नीड टू क्रिएट द कॉमनवेल्थ। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ दैट वाज, मतलब चलो लाइफ भी ब्रेक हो गया, समझ में आएगा कि ठीक है किसी ने, और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें सिचुएशन में क्या है ना कि अगर कोई लॉ ब्रीच करता है तो ईच वन इज जज ऑन हिज ओन केस। तो मतलब अगर किसी ने लॉ ब्रीच, मेरा लॉ ब्रीच किया तो मैं खुद ही जज बन जाऊंगा, तो ऐसे में सब जज बन गए, तो सभी एक दूसरे के साथ वो समस्या करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि ये तो बहुत जरूरी कोई एक जज हो, तो ऐसे में जरूरी है कि इनसे ये जो राइट है जजिंग वाला, सब अपने आप दूसरे को जज कर रहे हैं, वो लेस है। तो वो कहते हैं एक जो मोस्ट कॉमन जो ब्रीच होती है वो राइट टू प्रॉपर्टी की होती है, क्योंकि और वो जो राइट टू प्रॉपर्टी काइंड ऑफ जो है, जिसको पजेशन बहुत बार बोलते हैं, तो पजेशन एक इंपॉर्टेंट अहम चीज है जो लोक में देखेंगे कि लोग इज द चैंपियन ऑफ कैपिटलिज्म, और वो इस बात पे बहुत बात करते हैं कि किस तरीके से जो पजेशन जो है, प्रॉपर्टी जो है, उसका राइट बहुत ज्यादा अबोलिश होता है। तो उसके लिए भी हमको जरूरी है कि एक स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल के एक सिविल सोसाइटी बनाई जाए, एक कॉमनवेल्थ बनाया जाए, जो सेकंड ट्रेटाइज में वो बोलते हैं। नाउ गोइंग इनटू द राइट टू प्रॉपर्टी का उनका जस्टिफिकेशन एंड द सिविल सोसाइटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता दूं कि वो एक डिफरेंस बनाते हैं स्टेट ऑफ नेचर और स्टेट ऑफ वॉर में। स्टेट ऑफ वॉर हमने देखा है कि होप्स ने बताया था किस तरीके से, तो वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर इज बढ़िया है, रीजन है, नेचुरल लॉ है, सब कुछ है, लेकिन लास्ट में जब कोई जज नहीं होगा तो क्या होगा, स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ वॉर में बदल जाएगी। और ये कब बदलेगी, जब रीजन अबेंडन कर दिया हमने। और रीजन अबेंडन का सिंपल मतलब क्या है कि आपने लॉ को बाइंड नहीं किया, जो नेचुरल लॉ है उसको आपने बाइंड नहीं किया। रीजन जो आपका, मतलब लॉ में रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो रीजन का मतलब सोचने की क्षमता, इट्स नॉट द रीजन, ये इसका क्या रीजन है, मतलब वो एक तरीके से उसी कैटेगरी में आएगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, स्टेट ऑफ नेचर और नेचर ऑफ स्टेट ऑफ वॉर में डिफरेंस ये है कि स्टेट ऑफ नेचर इज ठीक है, बढ़िया, इट्स नॉट एज बैड एज होप्स ने बोला, बट स्टेट ऑफ वॉर में जब कन्वर्ट हो जाती है तब बहुत दिक्कत होती है कि अब जज चाहिए हमको इनको करने के लिए, और जज करने के लिए व्हाट ही टॉक्स अबाउट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए, इसके 3 रीजन मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, और ये लोग ने खुद बताए, कई बार ये पूछे भी जाते हैं। वन इज देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड सेटल और नॉन लॉ, कि लॉ तो है नेचुरल लॉ, ना वो लिखे हुए हैं ना वो सेटल्ड है। ये मैं आई वुड गिव यू दिस नोट्स आल्सो, मैंने लिखे हुए हैं हाथ से, शायद आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आप अभी भी लिख सकते हैं। देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड सेटल्ड एंड नॉन लॉ। दूसरा है देयर इज नो इंडिफरेंट जज, ये मैं बता चुका हूं।
आई नो ये थोड़ा सा रिपीटेटिव आपको लग जाए, लेकिन आई वांट यू टू, मतलब यहाँ से जाते ही, क्लास से जाते ही आपको एकदम ये चीजें ना समझ में आ जाए। थर्ड इज देयर पावर, देयर इज नो पावर, एक काइंड ऑफ थिंग है कि सब जो है वो जज है, लेकिन आपने कोई जजमेंट दिया, उसको किसी ने बैक किया और नहीं, और जो आपने कोई सेंटेंस दिया है, मान लो किसी ने स्टेट ऑफ नेचर में मेरा प्रॉपर्टी राइट तोड़ा, तो मैं खुद ही जज हूं उसका, और मैंने कुछ कर दिया कि कह दिया कि भाई इसको ये काम नहीं करना है, मतलब ये इसने मेरे प्रॉपर्टी का राइट तोड़ा, इसको प्रॉपर्टी यूज नहीं करने देनी, बट वो वुड लुक आफ्टर दिस कि उसको वो सेंटेंस हुआ था कि नहीं हुआ। ये तीन रीजन है। पहला तो कि कोई लॉ जो है वो नेचुरल लॉ तो है, लेकिन कोई एकदम कोडिफाइड सेटल्ड नोन लॉ नहीं है। दूसरा, कोई जज नहीं है। और तीसरा, अगर कोई सेंटेंस दिया भी गया, ठीक है, कि जेल दे दिया, कुछ भी किया भी गया, तो वो कौन उस पर लुक आफ्टर करेगा? इसलिए वी वुड कम इनटू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड वी मेड सिविल सोसाइटी। बट अब याद रखना है, इतने समझदार लोग थे, उन्होंने कुछ लॉ बना, नेचुरल लॉ में थे, रीजन था, पीस था, सब कुछ था उनके पास। तो अगर वो किसी सिविल सोसाइटी में आएंगे तो उनसे पूछेंगे नहीं हम, मतलब वो सिविल सोसाइटी में आएंगे, उनसे पूछना पड़ेगा ना। तो हियर कड़ी बीच में आ जाती है जो जोड़ती है, लिंक कम इनटू पिक्चर, दैट इज कॉल्ड कंसेंट। एंड लॉ में कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टेट ऑफ नेचर से अगर वी हैव टू फॉर्म कॉमनवेल्थ थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन ओनली हैपन थ्रू कंसेंट ऑफ द पीपल, लोगों की कंसेंट से हो सकता है। एंड नाउ ही सेज कंसेंट कुड बी ऑफ टू टाइप। कंसेंट जो है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो एक्सप्रेस्ड कंसेंट, कि हमने वो एग्रीमेंट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए कि वी आर फॉर्मिंग दिस सिविल सोसाइटी, और हमारे राइट जो है सिविल सोसाइटी को दे रहे हैं। दूसरा हो सकता है टेसिट कंसेंट। टेसिट कंसेंट हो सकती है कि थो हमने साइन नहीं किया, हमने एकदम एग्रीमेंट उस पर नहीं किया, जैसे हमने नहीं किया है, हमारे किसी पूर्वजों ने किया होगा, हमने नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी टेसिट कंसेंट है। कैसे? हम सरकार की स्कूल्स में जाते हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम इलेक्शन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस टेसिट कंसेंट जो है वो भी एक तरीके से जस्टिफाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एक एक्सप्रेस कंसेंट, एक टेसिट कंसेंट। लेकिन क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद, सिविल सोसाइटी बनने के बाद, कॉमनवेल्थ बनने के बाद, क्या हमने हमारे सारे राइट उनको दे दिए? लोग कहते हैं नहीं। तो आपने सिविल सोसाइटी बना दी, तो आपने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट यू हैव नॉट सरेंडर ऑल ऑफ योर राइट्स। यू राइट्स आर इनएलिनेबल, एब्सोल्यूट, ठीक है, लेकिन दे आर नॉट अनलिमिटेड। एंड दैट्स व्हाई आपने जो राइट्स हैं वो कुछ हद तक आपने सिविल सोसाइटी को दिए हैं, बट जो सोवरेनिटी है वो आपके साथ है। सो द सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल। और इस सोवरेनिटी को वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? थ्रू द पॉलिटिकल सोसाइटी। और पॉलिटिकल सोसाइटी बिल्डअप जब वो करेंगे तो बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ और नहीं, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट वी हैड मेड एंड एस्टैब्लिश आवर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। दिस इज व्हाट कम्स फ्रॉम लॉक। तो लॉक इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। वो कहते हैं कि जो आपने सिविल सोसाइटी बनाई, उसमें जो राइट्स हैं वो सिविल सोसाइटी को आपने दिए, लेकिन वो राइट जो है वो आपने कंप्लीटली नहीं दिए हैं, क्योंकि सोवरेनिटी आपके साथ ही रहेगी। तो कल को अगर लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का राइट आपने दिया नहीं है, ठीक है, वो आपने सिर्फ दिया है अपना राइट टू जज, कि वो जज वाला है वो हम आपको बना देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि लोक ने, है ना, मैक्सिमम जो पावर दी है वो लेजिस्लेचर को दी है, क्योंकि लेजिस्लेचर इज बेसिकली व्हाट, इट्स रिप्रेजेंट पीपल्स सोवरेनिटी। तो वो कहता है कि लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है, तो लोक इज अ फुल चैंपियन ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, एज आई स्टार्टेड विद दैट पॉइंट। वो कहते हैं पार्लियामेंट के पास अगर हमने सारे सोवरेनिटी दी है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर भी कोई है, वो है पीपल। तो पार्लियामेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग, इट हैज अ लिमिटेड पावर, एंड दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेड पावर कम्स इनटू। Parliament has limited power, and one important thing is that Parliament cannot give its power to somebody else. So in the conception of Lok, you cannot give Parliament, Indian Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, they cannot give its power to somebody else. ठीक है? So this is the often comes into newspaper. Sometimes they give this power to executive. That is, if you know the delegated legislation conception. But Lok was against this kind of thing. वो बोला कि लोगों ने अगर पावर टू लेजिस्लेचर दिया है
सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पार्लियामेंट को, तो यू नीड टू कन्फाइन इट टू विद यू, अदरवाइज पीपल कैन टेक इट बैक। तो यहां तक उन्होंने कहा था, और वो बैक कब लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So Locke said कि people had done the social contract, they had given their consent, but this consent doesn't mean a power to rule. It means a trust to rule, and this is very important phenomena. You need to remember this is the trust. The concept of trust come into picture. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने जो अपनी कंसेंट दी लोगों ने, वो कंसेंट पावर नहीं देती है, ये ट्रस्ट एस्टैब्लिश करती है। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं, दे डोंट हैव पावर, दे हैव ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू लोक, और वो उनको बोलते हैं फिड्यूशरी ट्रस्ट। फिड्यूशरी ट्रस्ट इसलिए क्योंकि जब जनता चाहेगी वो ट्रस्ट वापस ले सकती है, क्योंकि उन्होंने दिया है। बट जनता कब वापस ले सकती है, इसके लिए वो कंडीशन एस्टेब्लिश कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू लोक, पीपल कैन टेक देयर कंसेंट वापस, can take their trust वापिस when the legislature, executive and the commonwealth they had established is not able to protect their three rights: life, liberty and property. if ये तीन राइट ही आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए तो हमने आपको बनाया है। so if you're not able to do that, why would we give you that trust to rule us? so this is where he confines that कि this government is very limited, and क्योंकि sovereignty हमारे साथ है, लोगों के साथ है, तो इस सेंस में he talks about. Then in one important thing, I know Locke थोड़ा सा लंबा है बजाय कि earlier thinkers, because Locke is very important and you to understand it in that sense. Then Locke says कि this conception जो हमने बनाया है limited constitutional government का, इसमें ही सेज टू उसके जो लोग डजंट मेक वो मोंटेस्क्यू वाला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अलग अलग नहीं बनाते हैं। वो जो एडजुडिकेशन की पावर वो एग्जीक्यूटिव को ही देते हैं। वो ठीक है कि एग्जीक्यूटिव जो फॉर्म है जो लॉज को एग्जीक्यूट करेगी। आज हम पढ़ते हैं तीन अलग अलग सेंस में कि हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट स्ट्रक्चर है वो जुडिशरी है, एडजुडिकेशन का काम करेगा, लीगल जो प्रोसेस लॉ बनाना है दैट इज लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का काम है, और एग्जीक्यूटिव जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस आईपीएस, दैट कम इनटू द एग्जीक्यूटिव पोर्शन। बट अकॉर्डिंग टू लॉक, judiciary also come into the execution, also come into the executive, but the most powerful organ is legislature, parliament, according to Locke. अगर पूछा जाए आपसे सीयूटी में कि what is the most important organ according to this person Locke, it is legislature. And the same with the आगे रोशो भी यही करते हैं. And now I would rest my words with 2 or 3 main points. One of them is what gives legitimacy to this parliament and all things. हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कर रहे हैं, तो 3 हमारे राइट्स वो करने चाहिए, and that 3 rights would, he gives this word as a public good, कि if the government and its the political power that is bestowed upon them, the trust is bestowed upon them, they would do this in the public good, not private good. If somebody had been made prime minister or president, he would not do it on his own. वो public good में ही सब कुछ काम करेंगे. ठीक है. Now one important concept that I think want to tell you, he favored the majority rule. Basically he said कि अगर मैं hypothetically देखूं तो I would favor this consensus वाला system, but कितनी population है और consensus पे आना बहुत difficult है. तो contract also and the commonwealth established also, he says majority से हो सकता है. So you can remember this is favored that majority rule. Rousseau doesn't favor that majority वाला. ठीक है. But Locke favored that majority वाला. One important thing that you need to remember is the right to property, how he justified. This is very important. The concept of private property that become the capitalism and that whole debate that started from the Locke, he gives this important concept of private property, and I would just give 2 minutes to express it. According to Locke, private property जो concept है वो natural right. लेकिन कोई चीज है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनती कैसे, तो वो कहता है कि जब प्रॉपर्टी शुरुआत में होती है तो वो कॉमन होती है, सबकी होती है. ठीक है. लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कब बनेगी, उसके लिए ही गिव्स यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हेन यू मिक्स योर लेबर विद दैट कॉमन प्रॉपर्टी, आप उसको कॉमन से बाहर निकाल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने बेसिकली एक कुएं में पानी है. जब कुएं में पानी है, एक कम्युनिटी का कुआं है, उसका पानी है, ठीक है. जब तक कुएं में पानी है, इट इज नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी. बट द मोमेंट आपने उससे निकाल लिया,
एक मटका निकाल लिया और अपने घर में रख लिया, इट बिकम योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो मटके में पानी वो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, आप चाहे तो ना पिलाएं, ठीक है। सेम सेंस में मान लो आपने एक जंगल है, उसमें एक आम का पेड़ है, दैट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसी आम के पेड़ से आपने एक वहां से पेड़ चकलाया और छोटा सा पेड़ वहां से लिया और अपने घर में लगा दिया, दैट बिकम प्राइवेट प्रॉपर्टी। व्हाट मेक्स थिंग्स प्राइवेट प्रॉपर्टी इज योर लेबर। So you need to remember, Locke justified this labor theory of property. He said कि जब whenever you mix your labor with any natural resource, it become your private property. And here the problem starts. He gives the three conception, and you need to remember it very importantly. First is private property के लिए पहली condition क्या है? It should be product of your labor, ताकि आप इसको common property से बाहर निकल सके। सेकंड कंडीशन इज इनफ एज गुड मस्ट बी लेफ्ट फॉर अदर्स। ऐसा नहीं कि आपने कुएं का सारा पानी निकाल लिया वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी, नहीं। अकॉर्डिंग टू लोग दैट कुड नॉट बी जस्टिफाइड। कुएं से सारा पानी निकाला, बाकी लोगों के लिए नहीं बचा, इसलिए दैट कुड नॉट बी योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनफ एज गुड मस्ट बी लेफ्ट फॉर अदर्स। एंड द थर्ड कंडीशन इज आप उतना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी में रख सकते हैं, ओनली दैट मच यू कैन कीप इनटू द प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट कुड नॉट बी स्पॉइल्ड और डिकेड। आपने मान लो बहुत सारे आम कॉमन प्रॉपर्टी से मेहनत करके तोड़ तो लिए, चलो ठीक है, और छोड़ भी दिए वहां पे बाकी लोगों के लिए, बट इतने आप खा ही नहीं पाएंगे, वो स्पॉइल हो जाएंगे, दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू Locke द प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट Locke, as Macpherson, I said कि I would come on to the Macpherson in the last, as Macpherson said he is a very possessive individualist। ये थ्योरी दी और ये तीनों कंडीशन, all three conditions are very इंपॉर्टेंट। लगेगा भाई सही बोल रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, इनफ एज गुड का कॉन्सेप्ट भी है और नो स्पॉइल्ड डिके भी है, तो कैपिटलिज्म में समस्या क्या है? बट हियर समस्या स्टार्ट्स। Locke gives 3 points to basically go that could do away with these things। तो उन्होंने 3 पॉइंट दे दिए जिनसे हम ये तीनों कंडीशंस के बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। पहली कंडीशन है, इफ यू आर एज रिच टू बाय लेबर ऑफ समवन, बिकॉज लेबर इज कैन बी बोट और सोल्ड। आप वर्कर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते, काइंड ऑफ किसी का लेबर तो खरीद ही सकते हैं ना, एक वर्कर से पूरे दिन काम करवा सकते हैं आप पैसा देके। सो अगर आपने एक लेबर खरीद लिया तो उस लेबर का जो प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू Locke वो किसका होगा? वर्कर का नहीं, मालिक का होगा। सो द फर्स्ट कंडीशन कि इट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ योर लेबर डजंट नेसेसरीली रिक्वायर्स कि आप ही मेहनत करें। अगर आप इतने धनवान हैं, एंड वी हैव पीपल इन अवर कंट्री who can do that, they are sitting, they are doing nothing, and workers are doing in the factory, and workers are getting money 8,000 10,000 20,000 per month, and those people are getting the surplus value that's come into। So basically according to Locke this is justified because क्योंकि उन्होंने लेबर खरीदा है, so they are paying them। so वो जो भी प्रोडक्ट वो चाहे 8,000 पर मंथ में, एक वर्कर चाहे 10,000, you are giving, if you know that there was a news in China, they were giving around 8 to 10,000 per month to the worker working in the Apple। अब now you know, एक दिन में एक आईफोन जो बनाते हैं, एक वर्कर मान लो 5 भी आईफोन बनाता है, ठीक है, सो 5 लाख अमाउंट, सो दिन का उसको 8,000 ही मिल रहा है, बट ही इज जनरेटिंग प्रोडक्ट ऑफ 8 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो आउटपुट है, वो किसका होगा? जिसने लेबर खरीद लिया। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर Locke says कि ये पहली कंडीशन हम हटा सकते हैं अगर आप लेबर खरीद सकते हैं। सेकंड ही सेज कि लैंड वो एक रिसोर्स के रूप में कहते हैं कि सेकंड उनका पॉइंट याद रखिए, व्हाट ही सेड कि इफ एज गुड इनफ एज गुड आपको छोड़ना है बाकी लोगों के लिए, लेकिन देन ही सेज कि लैंड जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और आप इसको कितना भी यूज कर सके। कितना किस तरीके से? अगर आपने लैंड खरीद ली और उस पर कुछ रिसोर्स आपने कर दिया तो बेसिकली आप उसका यूज ही तो कर रहे हैं ना, तो आप जितना चाहे लैंड एक्वायर करें अगर आप उससे कुछ जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहां पे भी इनफ एज गुड वाला प्रिंसिपल चला गया। मान लो मेरे पास एक घर है छोटा सा और मेरे बगल वाले इंसान के पास भी एक इतना ही घर था। अब नाउ वहां पे जमीन पड़ी थी खाली, उसने सारी जमीन एक्वायर कर ली, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, आई हैड नथिंग, बट दैट पर्सन had acquired that land and started some industry there। Now according to Locke that acquired property is justified क्योंकि he had basically created the value of that land।
So the second point, enough has good principle also went. And the third is about that spoil and decay. तो मनी आने के बाद तो स्पॉइल डिके का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा ना. मनी कैन बी स्टोर्ड एज, कितने सालों तक आपको रखना, किसी भी तरीके से रखना, until unless there is not a demonetization. So this is how he created this conception of property, justified the private property, for which Macpherson called him possessive individual. He says he's too individualistic. His whole conception is private property, and that's why on the basis of private property he done away with the right to liberty and all things. वो सिर्फ property पे focus है. This was the Macpherson's main argument. And last point you can remember about women. Locke was not a great champion of women. He said कि कोई women को हम property right दे नहीं सकते हैं, क्योंकि basically women जो है, that a wife is basically a subject of a husband, and this is the foundation of nature. तो ये आज के लिए नहीं, इसके लिए फेमिनिस्ट उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लोग को भी और रिशो को भी, क्योंकि they were the people at that very patriarchal system. So don't confuse कि पेट्रियार्का जो थी वो फिल्मर की अगर उन्होंने क्रिटिसाइज की, इसका मतलब he was a great champion of feminist. The patriarcha in that sense very different from the patriarchy आज का है, ठीक है, but he was not a great champion of that feminism. He said कि women need to be under the husband. This is the foundation of it. Now with this I complete my talk. I think I'm able to do it in 40 minutes because we started late. ठीक है, it's fine. Now I open the house for your questions. अगर आपको कोई questions है, just raise your hand and we can do the questions. अगर कोई query इसके ऊपर, if you have any query of Locke. Okay, Subbu. Yeah, speak Subbu. What's your name? Actual name? सॉरी सर, शुभू. Okay, Subbu. You have any query? हाँ, वो प्राइवेट लेवल का जो कंसेप्शन था वो थर्ड वाला क्या था सर, मैंने मिस कर दिया शायद से. थर्ड जस्टिफिकेशन प्रॉपर्टी था. तो आपका पहला था कि प्रोडक्ट आप जब किसी नेचुरल रिसोर्स में अगर आपने लेबर मिक्स कर दिया तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. दूसरा था कि इनफ एज गुड, मतलब दूसरों के लिए अगर आपने छोड़ दिया तो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जस्टिफाइड. और तीसरा कि स्पॉइल और डिके, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी जितना आप ले रहे हैं वो अगर आप यूज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं और उसको खराब नहीं होने दे रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है. दीज आर द थ्री प्रिंसिपल. थर्ड इज स्पॉइल एंड डिके, कि आपको खराब नहीं होने देना. अगर तब तक कर रहे हैं तो ठीक है. ऐसा नहीं कि आप आम तोड़ के लाए और आप भी नहीं खाए और दूसरों को भी नहीं खाने, सड़ गए. तो दिस वाज अकॉर्डिंग टू लोक नॉट जस्टिफाइड. बट मनी से वो सिचुएशन ही चेंज हो गई ना. नाउ वी हैव मनी, सो मनी तो हम कितना भी स्टोर कर सकते हैं. सो दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी में लोक का थर्ड प्रिंसिपल तो मनी से चला गया. So that's why often socialist, Marxist and even feminist criticize, and Macpherson has criticized him. So ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि वो had criticized basically Locke. Anybody else? Okay, Asmil. Yeah, speak Asmil. Hello, am I audible? Yeah, audible. Okay, so my question is, was state of nature was for understanding political obligation or for the origin of state? Political obligation is not just a matter. Political obligation is just part of that to justify that commonwealth or state. Political obligation, as you know, the Hobbes has talked about political obligation much. That does not come into picture when we talk about Locke and all. But political obligation, Locke उसको different context में बता देते हैं कि किस तरीके से trust आपने दिया उस तरीके से. Political obligation is just part. ठीक है, कि how you would do that. हो सकता है कि they would basically state of nature सेंस में बता रहे थे, but state of nature में political obligation just a part कि why citizen would oblige with the whatever the sovereign said. ठीक है, this was kind of rational they were providing, but the broader picture was कि state of nature में they wanted to tell how the sovereign origin established, how the state has established. This is the basic reason behind using the state of nature conception. पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बजाय पॉलिटिकल अथॉरिटी का ओरिजिन जानना मेंशन है. Okay, thank you. एनी अदर क्वेरी किसी का? आप हैंड रेज कर सकते हैं. आई नो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, धीरे धीरे हो जाएगी हमको आदत. किसी और का अगर कोई. हाँ ओर्शन. भैया, लॉक ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस के टाइम भी थोड़ा इन्फ्लुएंस किया था, तो थोड़ा बता देंगे उनके बारे में.
हाँ, लोग I use that in starting only कि जो लोग हैं, he even talk about this in his second treatise कि किस in initially whole world was America. This is what Locke use in his second treatise. Basically according to मतलब जो लोग भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और he also influenced the American society. So जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, you would see कि these rights of life, liberty and property is very important for them. And America is basically today also the basic rational of capitalism today is USA. So वो जो whole constitution and the American democracy है, that is based on the Lockean concept of life, liberty and property and the parliamentary democracy. You would see कि the constitution, America was the first country that adopted the modern constitution. We know that it's the oldest democracy often we use. So that constitution का conception भी कहाँ से आता है? Locke से आता है. So Locke has influenced them much because basically America often says it's a manufactured state. America is not kind of a state like India where during the freedom struggle we become one country in fight. अमेरिका में बहुत सारी ट्राइब्स हुआ करती थी. सो द होल ट्राइब्स थी. 1776 में जब इंडिपेंडेंस होगी उसको 1790 तक उनका सिविल वॉर चला. सो दिस होल थिंग्स वाज कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल स्टेट बनाई थी एक तरीके से, और उस आर्टिफिशियल स्टेट में उन्होंने लोकियन आइडियाज ले लिए, किस तरीके से टुगेदर रखेंगे, इसको बाइंड टुगेदर करेंगे, वो कैपिटलिस्ट थिंकिंग के साथ करेंगे. तो ये इसीलिए है कि एक तो लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी वगैरह पे जिस तरीके का उनका फोकस था. एनी अदर क्वेरी? भैया जब अमेरिकन लॉ से इतना इन्फ्लुएंस थे तो उन्हें भी तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने प्रेसिडेंशियल किया. इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. They had Locke has talked about the parliamentary form of government in a sense that the legislature had that right. American has went with the presidential system due to the context of that time. At that time I said कि they were divided house. ठीक है कि they were very divided in that sense. But आपको एक चीज याद रखना चाहिए, लोक ने बोला कि legislature is the most powerful thing. And if you would compare legislature of India with the legislature of US or legislature of Britain, legislature of US, still legislature of US is very, very powerful. ठीक है. So there is a separation, clear separation that comes from the Montesquieuan idea, but their legislature has even power to dethrone their president. And if legislature have passed some bill twice or at that time, the president cannot go beyond that kind of thing. तो legislature वहाँ का बहुत important है, लेकिन लोकियन आइडिया का मतलब ये नहीं कि you would take everything from him. You have limited government there also, but क्योंकि आपका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसका एक रीजन ये है कि डिवाइडेड हाउस थे. अब देखो आप यूएस की तरफ से, तो अगर एक लीडर नहीं होगा तो उनके लिए ये दिक्कत था कि यूनिफाई कैसे करेंगे कंट्री को. तो यू वुड सी फ्रॉम द वॉशिंगटन, हु वाज द वॉशिंगटन? वॉशिंगटन वाज अ लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, then Jefferson and then all people. So that's why they choose the presidential system. But as far as the constitution is concerned and the working of constitution is concerned, the capitalism whole they had taken from Locke only. ठीक है. थैंक यू भैया. आगे किसी को कोई क्वेरी हो किसी को? Okay, so we would start. Okay, Swastika. Oh, fine. I would take two more queries and then we would start Rousseau. And then we can take after Rousseau more queries. Huh? Swastika, please speak. Swastika, you had raised head, but you are not speaking, I think. Fine. Okay. Mani, you have any query? Sir, am I audible? Haan, Swastika, you are audible. Sir, you said that there are two types of idea. First one is the simple idea and the second is the complex idea. Sir, and you also told that there is a sensations and the perceptions. Sir, what is the link between these sensations, perceptions and the simple idea and the complex idea, sir? Basically, the sensation and perception defines how ideas come into our mind. So according to Locke, ideas are not just get generated into our mind from any just nowhere. कि ऐसा नहीं कि आइडिया अपने आप कहीं से आ गए. Ideas come from sensation and perception, which in response generate two kind of ideas. तो हमने किसी चीज को सेंस किया, वो माइंड के पास गया
यानी मैंने किसी ठंडी चीज को छुआ, दैट इज अ सेंस, और मैंने किसी चीज को देखा, ऑब्जर्व किया, दैट्स अ परसेप्शन, that went to my mind. My mind had generated an idea, and the generated outcome could be of two kinds: simple and complex. Simple, when the sensation has basically taken more or dominance over perception, and complex when I talk about that both together. ठीक है, सिंपल आइडिया क्या होगा, मैंने सेंस किया, माइंड में गया, मैंने बता दिया कि दिस इज ग्रीन, दिस बुक इज ग्रीन फॉर सेल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आइडिया कब होगा, सेंसेशन एंड जो परसेप्शन मेरे माइंड में गया, माय माइंड सेड दिस इज अ बुक, ठीक है, एंड दिस इज अ बुक ऑफ बायोलॉजी, बुक ऑफ पॉलिटिक्स, को थोड़ा ज्यादा जाके, ठीक है। तो दिस इज सिंपल, सिंपल इज द साइज एंड कलर, एंड कॉम्प्लेक्स इज सम मोर एट्रीब्यूट्स यू टॉक्स अबाउट इट, ठीक है। I hope you are able to understand this difference. It's not that difficult. Sensation input है, perception input है, ideas output है, ठीक है। कोई और क्वेरी किसी का? Ahana, I would take your last query. You are raising hand from, and then केशव हम बाद में एक बार इसके बाद कर लेंगे, रोड शो के बाद। Ahana, please speak. Ahana, you had raised your hand and I had unmuted you. Please speak. Please ask your question. If you have. Sorry, am I audible, sir? Yes. Sir, my question is that, like, Locke is called spiritual father of European enlightenment. Sir, can you please explain? We lost you. Sorry, could you repeat your question? Sir, my question is that, like, Locke is called the spiritual father of European enlightenment. Please, can you explain this? So he is basically the spiritual father of European enlightenment in the sense that he was the one who talked about reason. I started this dialogue from there only. Reason is something that is very important for Locke, and this enlightenment idea that particularly during the 17th century has this kind of region को बहुत ज्यादा उसमें दिया गया। तो enlightenment का मतलब ये है कि when you reach, ठीक है, and this is also the sense of spirituality comes from Locke in sense that he talks about the theory of ideas and theory of knowledge in the sense that कि he talks about God also and reason also, and this is very important. He says कि enlightenment क्या कह रहा था कि Christianity का जो conception है उसने हमको हमारे रीजन को सप्रेस कर दिया, बट लोक ने उसको मॉडिफाई करते हुए गॉड हैज गिवन अस रीजन एंड नाउ गॉड हैज इट लेफ्ट इट ऑन टू अस, ठीक है। नाउ वी हैव टू रीजन, सो दिस इज दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ एनलाइटमेंट। ही गिवन टू एम्फेसिस ऑन रीजन which has come from the God, and now we have to work upon this and generate our ideas. So this is what he talks about. He does not say कि होप्स ने बोला है ऐसा हुआ था तो you don't हमको सिर्फ एग्री करना है, अरे रीजन था हमारे साथ हमेशा से। This is what he says. ठीक है, now we would move. I think Ahana, your queries. I think you are satisfied with your answer. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So now we would go into next thinker, who is Rousseau. Very important figure. And again, if you just a small disclaimer I wanted to give you, Rousseau is also very inconsistent, just like Locke. Inconsistent in the sense that his ideas is very difficult to understand. ठीक है, so I would just give you a small example, like someone would be telling ki he is a prophet of liberty, other one would be telling ki he is the prophet of totalitarianism, and people had said this. Some of the thinkers argued that he is the basic inspiration behind the Nazi and German totalitarianism, that's the Nazi and Italian totalitarianism that was Mussolini's and Hitler's regime during the 30s and 20s and 30s. And at the same time you would see some liberal and particularly people like Hannah Arendt and they would be saying ki no, Rousseau was a good person, he talked about a different kind of freedom and he was a very liberal. So क्यों इतना प्रॉब्लम है थिंकर में, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। So we would go for Rousseau. उससे पहले as I said कि हमको उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी लाइफ और वर्क्स पे थोड़ा काम करना चाहिए, ठीक है। आई नो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि लोग हमने इतना ज्यादा समझा और आत्मा तो रूसो पे जाना थोड़ा वो होगा मुश्किल, बट रूसो बहुत इजी है और उस सेंस में कि आपको डिफिकल्ट ही राइट्स बट इजी वुड एबल टू अंडरस्टैंड हिम। एंड
it's not very complex questions comes into the exam. They would ask very easy question in the exam. So just हम थोड़ा सा उसको समझने का कोशिश करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें रूसो के बारे में समझनी है. रूसो was born in 1712. It was 18th century, and it was just after the Locke. And at the time of Rousseau, there was, as you said, Ahana said ki he was Locke was the spiritual father of enlightenment, and Rousseau was opposite to this. Rousseau was the biggest critic of enlightenment in the political theory you would ever seen. He has written essays on the criticizing the enlightenment, criticizing the civil society conception, and many other things. ठीक है. So किस तरीके से रूसो का जो कंसेप्शन है ये एक साथ पढ़ना इसलिए जरूरी है कि यू वुड एबल टू मैनेज देम. एंड समटाइम्स दे आल्सो आस्क कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन कि लोक और रूसो में क्या डिफरेंस है, तो ये थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. और ये सिर्फ आई थिंक 20-30 मिनट का ही जल्दी खींचाएगा. मुझे पता आपका इश्यू होता है कि हमको भी होता है कि इतना लंबा किस तरीके से लेक्चर है. सो नेक्स्ट इज रूसो वाज बेसिक motivation behind the French Revolution. You need to remember he was a French person, ठीक है, French intellectual, and intellectual in the sense that he was against the Enlightenment. And why he was against Enlightenment, we would go through it. But he was an inspiration behind the French Revolution. And often you would see कि French Revolution and American Revolution are compared, because American Revolution has great impact of Locke, but French Revolution has a great impact of Rousseau. एंड रूसो के कुछ इंपॉर्टेंट अहमियत चीजें हमको याद रखनी है कि रूसो वाज एट द टाइम व्हेन इन द फ्रांस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बैकड्रॉप चल रहा था. कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो 1789 में होता है, तब तक रूसो भी जा चुके होते हैं. he was, I think, died till then. He was died in 1778 somewhere. But वो उनके जो आइडियाज है ना, a man can die, his ideas cannot. सो रूसो के जो आइडियाज थे वो भी उसी बैकड्रॉप में बने थे कि देयर वाज लुई द 15 वाज देयर. लुई द 14 हम जानते हैं कि आई एम द स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था. ही वाज वेरी एब्सोल्यूटिस्ट, एंड जस्ट आफ्टर हिम द लुई 15 वाज आल्सो काइंड ऑफ अ वेरी एब्सोल्यूटिस्ट किंग. एंड उस टाइम पे ये डिबेट फ्रेंच सोसाइटी में थी कि हमको एक रिवॉल्यूशन करना चाहिए, नो लाइफ वर्थ, बिकॉज एक रिवॉल्यूशन एक दिन में नहीं होता है. सो इट वाज फ्रॉम द रूसोस की कॉन्सेप्ट. एंड रूसो के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज थे. ही यूज्ड टू से कि जो मैन जो है, आज जो आदमी है, वो इतना मटेरियल जो कंडीशन है, इतना लाइफ, इतनी हमारी जो मटेरियलिज्म ने इतना ढक लिया कि वी हैड फॉरगेट आवर ओन ट्रू नेचर. एंड so his book is the most famous work, that is the Social Contract. It starts with this line, man is born free, yet he is in chains everywhere. This is very important phrase you need to remember. He says कि we are born free. So unlike Hobbes, he also says कि man is born free. He is not talking about कि Hobbes ने जैसे बोला कि nasty and brutish. He is opposing that. Unlike Hobbes, he says कि जो मैन है, he is born free, but everywhere he is in chains. And why is in chains? Because of this material के पीछे हम भाग रहे हैं. We had forget our true nature. The conception of liberty, equality, the all are went. We are just running after this material wealth, and that has created by enlightenment. So this was also the time when this capitalism just started to show its color. And he used this term that define his theory. He said कि we need to make people free. So he gives this conception of people need to be forced to free. ये बहुत important argument. I think yesterday I was looking through the JMI paper, जामिया वाला paper of the year, and they had asked this question, and it's a very important question कि जो वो कहते हैं कि इंसान को फ्री करने के लिए हमको फोर्स करना पड़ेगा. अब ये जो है, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है. People says कि he is saying कि लोगों को हमको रास्ता दिखा के एक तरीके से फोर्स करना पड़ेगा कि फ्रीडम का रास्ता क्या है. Where is a totalitarian particular people like Hitler has taken a different conception. He said कि people need to be forced to free, कि we would tell what is the freedom. ठीक है. And then one of his main argument, these three quote you need to remember, I would ask. The third is very important, is the thinking man is a depraved animal. यानी जो इंसान सोच रहा है ना, वो पागल इंसान. और ये तीनों जो कंसेप्शन है, इनसे उनकी थ्योरी बिल्डअप होगी. क्यों? वो कहता है कि मैन बोर्न फ्री है,
बट एवरीवेयर वो चेन में है, क्यों उसको फोर्स टू फ्री करना होगा, और क्यों थिंकिंग मैन डिप्राइव्ड है, क्योंकि लोग साहब को भी पढ़े, वो तो रीजन बात कर रहे थे, तो ये कैसे कर रहे हैं थिंकिंग मैन। तो ही वाज एट द टाइम व्हेन एनलाइटमेंट के बाद जो कैपिटलिज्म है उसने दिखाना शुरू कर दिया था अपना कलर, एंड देन ही राइट्स इंपोर्टेंट, नाउ आई एम कमिंग टू हिज इंपोर्टेंट वर्क्स। हम उनके इंपोर्टेंट आइडियाज पे जाएंगे, पॉपुलर सोवर्निटी, जनरल विल और एजुकेशन वाला पे जाएंगे, बट फर्स्ट वी वुड टॉक अबाउट हिज वर्क्स। हिज मेजर वर्क्स आर divided into two period. One is the first period where he criticizes this modernity and all things. He's very much against modernity ka conception, and this is what later on Hannah Arendt also taken from there, but वो modernity को अलग sense में बताती हैं. But Hannah Arendt was very much motivated by Rousseau. So Rousseau discourses on sciences and art में अपना एक वर्क है, उसमें साइंस एंड आर्ट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं आर्ट एंड साइंस में जितनी ग्रोथ की है ना, उतना ह्यूमन पीछे चला गया। वो कहते हैं हमने ना आर्ट में ही सब कुछ बता दिया, साइंस में सब कुछ बता दिया, हम ह्यूमन को तो भूल ही गए। दिस यू नीड टू रिमेंबर। he has the rare distinction to be born into the period of post enlightenment and the industrial revolution, and one who basically goes against these ideas. ठीक है। In the second, his most important work is Discourse on the Origin of Inequality. He was also the first person to talk about inequality. ठीक है, in a sense जो आज भी बहुत ज्यादा important है हमारे लिए। And the third is about the social contract. ठीक है, तो इनइक्वालिटी का जो कंसेप्शन है वो हम मैन वीमेन वाला जाएंगे, सब एमाइल करेंगे लास्ट में। एंड द थर्ड जो सेकंड पीरियड में जो उनका होता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो आप देखें साइंस एंड आर्ट एंड ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ही इसमें वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्निटी को, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही इज अ सोबर रोशो, जो सोबर बातें करते हैं कि इस तरीके से काम करना है। ठीक है, सो उनका कुछ चीजें आपको रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है जो कि अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में। उनका पहला जो राइटिंग था, जो 1749 में उन्होंने एक ऐसे लिखा था, जो एक प्राइज विनिंग ऐसे था, और इस ऐसे का नाम आपको थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा बहुत जब ऑप्शन आएगा तो आपको याद आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये 1749 का ऐसे था जिसमें उन्होंने रीजन के खिलाफ रिवोल्ट किया था। नाउ लुक, अभी लोग किया, ही वाज ऑल फॉर द रीजन, नाउ रूसो इज ऑल अगेंस्ट द रीजन। ही सेज कि the topic that essay was the has the progress of science and arts contributed to the corrupt or purify morality। कि रूसो में आपको ना मोरालिटी का कॉन्सेप्ट वो देखने को मिलेगा। सो जो ऐसे था वो भी यही था कि जो साइंस, प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट जो है उसने मोरालिटी को प्योरीफाई किया है, करप्ट किया है। और क्या आप गेस कर सकते हैं रूसो ने क्या लिखा? रूसो कोई भी उस टाइम पे लिखता तो डेफिनेटली साइंस और आर्ट का गुणगान करता, बट रूसो सेड इट हैज करप्टेड। वो इसके नेगेटिव सेंस में गए, इस नेगेटिवली उन्होंने ऐसे पर लिखा। ये डिजोन एकेडमी, दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन समवेयर इन साइड जेएनयू एग्जाम और सीयूईटी और डीयूटी एग्जाम, कि कौन सी एकेडमी ने वो ऐसे करवाया था पहला ऐसे कंपटीशन जिसमें आर्ट एंड साइंस पे रूसो लिखा था। सो इट समटाइम्स दे गिव दिस नेम ऑफ ऐसे कि वर्ड रोट दिस ऐसे, तो ये कई बार पूछा जाता है। सो ही के रीजन जो है उसने इंसान को प्रोग्रेस को, जो साइंस एंड आर्ट है उस प्रोग्रेस ने जो हमारा मोरालिटी है उसको वो कर दिया। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी इज समथिंग दैट आवर सोसाइटी हैज एग्रीड इन अ सेंस कि वी वुड फॉलो दिस थिंग्स लाइक ऑनेस्टी। सो ऑनेस्ट होना इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ आवर मोरालिटी। सो दीज थिंग्स दैट हैज बीन करप्टेड बाय द साइंस एंड आर्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट essay is of the critique of civil society. So now Locke just given this theory for civil society creation, and now Rousseau who says ki no, that's why I'm teaching these both together so that you can remember by contrasting them. So he says ki no, civil society is very problematic. According to Locke, civil society was very important क्योंकि वो जजमेंट ऑल थिंग्स नहीं थी स्टेट ऑफ नेचर में, बट रूसो सेड कि सिविल सोसाइटी नहीं तो पंटाधार कर दिया, सिविल सोसाइटी हैज रिड्यूस्ड मैन टू एनिमल। ठीक है, सो ही सेज कि this essay was topic was this, what is origin of inequality among men and is it authorized by the goat? This was the basic topic of that essay, that second essay that he wrote in 1754. Yeah, I would give name of these things in written also, but for now you can write small, थोड़ा सा बस कहीं लिख लीजिए कि इनइक्वालिटी पे कैसे भी उन्होंने लिखा, जहां पे उन्होंने सिविल सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, क्यों उन्होंने क्रिटिसाइज किया? वो सेम आर्ग्यूमेंट कि मॉडर्निटी जो है उसने हमारी हालत खराब की है, हम मटेरियल के पीछे भागने लगे हैं, और सिविल सोसाइटी ने इंसान को डिपेंडेंट बना दिया। एंड रूसो वाज द पर्सन हु वाज फॉर द लिबर्टी। आई थिंक ही वाज द मतलब इन लोक
हमारे पास पूरा ये आर्गुमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आ जाता है, होब्स में पूरा आर्गुमेंट सिक्योरिटी का आ जाता है, बट रूसो में हमारे पास लिबर्टी, फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है रूसो के लिए। और रूसो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी ने हमको डिपेंडेंट बना दिया है, आई एम डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, समबडी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, दिस चेन ऑफ डिपेंडेंसी इज अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। और यहां से हम अब देखते हैं कि रूसो का जो आइडियाज है स्टेट ऑफ नेचर पे क्या है। तो रूसो स्टेट ऑफ नेचर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बोथ। वो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो होप से भी अलग है, लोक से भी अलग है। अकॉर्डिंग टू रूसो, in the state of nature, man is a noble savage. And what is that noble savage? According to Rousseau, in that state of nature, we have no inequality. Just like as Locke also used that word, but there is a small difference between Locke's state of nature and that. Locke की state of nature से Rousseau की कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है, वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि रूसो कहता है कि देखो रीजन नहीं होता है, याद रखिएगा, लोग बोला रीजन होता है स्टेट ऑफ नेचर में, रूसो कहता है नो रीजन, कोई रीजन नहीं है, क्योंकि रीजन की जरूरत ही नहीं है स्टेट ऑफ नेचर में। बाकी एनिमल्स जैसे घूम रहे हैं ऐसे इंसान घूम रहे थे। नो मोरल ऑब्लिगेशन, स्टेट ऑफ नेचर में ना इतना कम कनेक्शन था लोगों में, ना तो रीजन था तो ना कनेक्शन में, तो कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं था कि क्या है। लेकिन ये दोनों ही चीज लोग अपने स्टेट ऑफ नेचर में शामिल करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि रीजन होना चाहिए और मोरल ऑब्लिगेशन है। मोरल ऑब्लिगेशन टू बाइंड दैट बाइंडिंग नेचुरल लॉज, तो आपको नेचुरल लॉ फॉलो करने एक मोरल ऑब्लिगेशन, और वो मोरल ऑब्लिगेशन आप तोड़ोगे, दैट्स व्हाई ही सेड कि हमको स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलना है, दैट्स व्हाट लोग का बोलना। बट नाउ रूसो सेज कि ना रीजन है स्टेट ऑफ नेचर में, ना मोरल ऑब्लिगेशन है, बट हमारी मतलब लाइफ बहुत मस्त है, क्योंकि हम जीव जंतुओं की तरह घूम रहे हैं, हमको चाहिए नहीं ये चीजें, हम कोई इनइक्वालिटी है नहीं, सब एक जैसे हैं, जानवर ही हैं, किसी का कनेक्शन ही नहीं है, तो नो डिपेंडेंस। सो इट्स द परफेक्ट जो फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट जो लोग का, उससे यहाँ परफेक्ट फ्रीडम है वो भी आर्ग्यू करता है। ये परफेक्ट लोग से अलग है कि यहाँ पे परफेक्ट फ्रीडम में फ्रीडम इसलिए है क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, और वो कहता है कि हमें इसी में रहना चाहिए था। लोग कहते हैं कि नहीं, इससे हम थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी बनानी पड़ेगी राइट प्रॉपर लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। बट ये कहता है कि हमें निकलना नहीं था, नोबल सेवेज थी। और इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट जो आर्गुमेंट वो देता है कि एक तो स्टेट ऑफ नेचर जो है उसमें हमारी डिजायर टू प्रिजर्व होती है, कि हम खुद को प्रिजर्व करते हैं। एनिमल होते हैं तो एनिमल को दूसरे से नहीं लेना, वो अपने खुद को बचाती है तो वो घूम लेगा, ठीक है। दूसरा है सिंपैथी फॉर दूसरों की सफरिंग, तो ये एक तरीके से उसको एक अच्छी कंडीशन बता रहा था कि पहला प्रिजर्व कर लेंगे हम दूसरों, और दूसरों की सफरिंग के लिए हमारे पास, क्योंकि एनिमल्स में भी हमने देखा है दे हैड दैट फीलिंग ऑफ दूसरे की सफर करते हैं, तो दे हैड दैट सिंपैथी, तो जिसपे वो बात करते हैं। लेकिन देन ही सेज कि ये सब इतना अच्छा होने के बाद भी एक सिचुएशन ऐसी आती है कि सिविल सोसाइटी बन जाती है, और यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। सिविल सोसाइटी कैसे बन जाती है अकॉर्डिंग टू रूसो, प्लीज रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू रूसो सिविल सोसाइटी बन गई गलती से, किसी एक्सीडेंट से, किसी नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैटास्ट्रोफी से, और सिविल सोसाइटी बनने से ही हमारी रियल प्रॉब्लम शुरू हुई। एंड यू नीड टू रिमेंबर, लोग ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट से सिविल सोसाइटी बनाया, रूसो के कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही एक सिविल सोसाइटी बन चुकी थी। और उस सिविल सोसाइटी में क्या होता है कि सब एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, वेनगियंस होती है, किसी तरीके की मतलब ना जो एक डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है जहां पे ना फ्रीडम रहती है, ना हम नोबल सेवेज रहते हैं। क्योंकि नोबल सेवेज जब हम होते हैं तो वी हैव एकदम कोई पैशन पर परफेक्टिबिलिटी होती है, जैसे जानवर नहीं घूमते, परफेक्शन ही कर रहे होते हैं हर चीज के अंदर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल पीटी की सिचुएशन होती है स्टेट ऑफ नेचर में। बट व्हेन यू बिकम द स्टेट ऑफ नेचर, देयर इज दिस कंडीशन अराइजेस कि वहां पे आपके साथ समस्या जनरेट हो जाती है कि आप डिपेंडेंट हो गए, और डिपेंडेंस के बाद क्या आता है, नाउ मोर कॉन्टेक्ट हो गए, क्योंकि जब सिविल सोसाइटी में तो मोर कॉन्टेक्ट, मोर डिपेंडेंस, एक दूसरे के प्रति आप जलने की भावना, फलाना धिमकाना, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो इस वजह से वो कहते हैं इससे बाहर कैसे निकले। तो इससे बाहर आने के लिए वो कहते हैं हमको एक नई सिविल सोसाइटी बनानी होगी, एक नया कॉमनवेल्थ क्रिएट करना होगा, रूसो कहते हैं। और वो किस चीज पे आधारित होना चाहिए, जनरल विल पे आधारित होना चाहिए। तो लोग के अनुसार तो कंसेंट पे आधारित था, बट हमारे रूसो भाई के अनुसार इट शुड बी एस्टेब्लिश्ड थ्रू दी जनरल विल। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्शन ऑफ जनरल विल, यहीं से वो पॉपुलर सोसाइटी क्रिएट करेंगे। तो जनरल विल इज बेसिकली, इट्स नॉट विल ऑफ मेजोरिटी। अकॉर्डिंग टू लोग मेजोरिटी हम मान लेंगे, बट अकॉर्डिंग टू रूसो इवन अ सिंगल पर्सन
अगर वो भी जनरल विल नहीं आ रहा तो उसको जनरल विल में लाओ, ठीक है। हालांकि अगर जनरल विल एक बार क्रिएट होगी और उसके बाद वो नहीं मान रहा फिर तो उसको सजा दो, लेकिन जनरल विल जब तक क्रिएट नहीं हुई है तब तक वी नीड टू टेक हिम ऑल्सो इनटू द जनरल विल, ठीक है। और जनरल विल इज नथिंग, इट इज अ combination of wills of particular wills of everyone that's combined together into that particular general will, but it is not the will of majority, it is the will of everyone, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। sometimes they give this question कि what is the correct definition of general will, you need to remember it is never a will of majority, it's a will of everyone who is in their social contract. So according to this he tried to basically balance liberty and authority, क्योंकि उसको अब क्रिएट करनी पड़ेगी अथॉरिटी जो आपको फ्री रखने के लिए फोर्स करे। यहां पे वो आर्गुमेंट आता है उसका फ्री टू फोर्स्ड फ्री। वो कहते हैं कि जब सिविल सोसाइटी हमने गलती से बन गई है बाय एक्सीडेंट, ये समस्या क्या हो गई है कि in this civil society we had this problem has been created, people had forget their true noble service nature, और अब हमको उनको बताना पड़ेगा कि फ्री कैसे रहना। बताएगा कौन? थ्रू जनरल विल, जनरल विल से बताएंगे। और जनरल विल क्या क्रिएट करेगी? एक सोवर्निटी, पॉपुलर सोवर्निटी। और वो पॉपुलर सोवर्निटी जो है दैट वुड ऑलवेज रिलाई विद द पीपल, तो हम उसको और यहां पे याद रखना है अनलाइक लॉक और होब्स, रूसो डज नॉट क्रिएट एनी गवर्नमेंट, वन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, नो। According to Rousseau, direct democracy is the way. So general will can be expressed only through participation, and participation in every political गतिविधि, और उसी से आपकी जनरल विल क्रिएट हुई। अदरवाइज वो पर्टिकुलर विल रह जाएगी, किसी एक इंसान की विल कोई आप वहां पे लेके जा रहे हैं। That's where his idea of this comes into picture। और उसमें वो बात करते हैं फ्रीडम की। जो फ्रीडम आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आप जनरल विल एक्सरसाइज करें, और वो कब? जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है इंसान की डिपेंडेंस आदमियों पे नहीं होनी चाहिए, इंसान की डिपेंडेंस हमेशा नेचर पे होनी चाहिए। और वो नेचर ने हमको बनाया है कि हम साथ मिलके बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। दिस इज वेयर ही सेज कि जो हमारी सोवर्निटी होगी वो हमेशा पीपल के साथ रहेगी। तो इन रूसोस फ्रेमवर्क sovereignty always lies with people, it does not go into parliament, it does not go into president। जो रूल करेगा वो सिर्फ एक एजेंट होगा, एजेंट ऑफ दिस पॉपुलर सोवर्निटी। ही कैन नॉट क्लेम हिमसेल्फ एज सोवेरियन। होप्स में हमने देखा वो सोवेरियन होगा, लोक में हमने बोला सोवर्निटी तो लाइज करेगी लोगों में, बट उन्होंने कंसेंट दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आ गया? इधर से, लोक से आ गया। बट जो रूसो है वो इस रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के खिलाफ है। वो ये आइडिया भी देते हैं कि ब्रिटिशर्स आर फ्री और इंग्लिश मैन आर फ्री ओनली वंस इन 5 ईयर। ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर सीयूईटी में भी था। ये रूसो कहते हैं। रूसो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बड़ा, कि अगर आप किसी को एमपी बना दिया तो उसको आप बोल रहे हो कि वो रिप्रेजेंटेटिव है। अरे वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है? वो किसी का वो तो सिर्फ एजेंट हो सकता है। मैं क्या चाहता हूं एक टाइम के ऊपर, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। सो हाउ कुड समवन कुड गिव दैट रिप्रेजेंटेशन? क्या हमारा एमपी हमेशा हमसे पूछते हैं कि मैं पार्लियामेंट में क्या बोलूं और यहाँ क्या करूं? नो। सो दे आर मेयर एजेंट जिसके थ्रू हम बात पहुंचा रहे हैं, बस। दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव। दैट्स द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन कुड बी अ पर्सन हिमसेल्फ। और यहां से लोग कहते हैं कि इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, बट रूसो कहते हैं कि ये लोग गलत कह रहे हैं कि इम्प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है। और दैट्स वेयर एक इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको याद रखनी चाहिए रूसो की। रूसो हैज गिवन दिस डेवलपमेंटल रोल ऑफ डेमोक्रेसी। ही सेज कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसका एक डेवलपमेंटल रोल होता है, हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का एक डेमोक्रेटिक रूल होता है। और यहां से हम उठाते हैं कि रूसो वाज एक रिपब्लिकन इन सेंस लाइक एथेंस में जिस तरीके से लोग, ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस में किस तरीके से लोग साथ मिलकर बात करके अपने डिसीजन लेते थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रोमन्स यूज्ड टू डू दिस। सो ही इज आल्सो दैट काइंड ऑफ रिपब्लिकन। वो सेज कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को डिसाइड करना कि वो कैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वी हैड दिस थिंग्स इन स्विट्जरलैंड काइंड ऑफ कंट्रीज। दिस क्वेश्चन आल्सो आई थिंक यस्टरडे देयर वाज इन जेएमआई पेपर कि स्विट्जरलैंड हैज दैट डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम जहां पे
नॉट द एग्जैक्टली व्हाट रूसो थॉट अबाउट, लेकिन वहां पे राइट टू रिकॉल काइंड ऑफ देयर आर, तो वहां पे वो इस तरीके की चीजें फॉलो हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, रूसो के अनुसार, आप थोड़ा सा एक एनालॉजी आप याद करिए, फ्रीडम जो है वो जनरल विल से एक्सप्लेन होगी। जनरल विल क्या देता है? पॉपुलर सोवर्निटी एस्टेब्लिश करता है। पॉपुलर सोवर्निटी किसके पास रहेगी? हमेशा जनता के पास रहेगी। जो रूल करेंगे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी से सिर्फ एजेंट के तौर पर रूल करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद करिएगा कि जो फ्रीडम है उसका मतलब है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ योर ऑटोनॉमी। ये रूसो में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस इज द मोस्ट रेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम एवर, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो फ्रीडम है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा याद रखनी है, जनरलिटी ऑफ ओरिजिन एंड जनरलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी आपका ओरिजिन जनरल होना चाहिए। ऑल लॉज जो बनेंगे उनका ओरिजिन कौन होना चाहिए? पीपल। और जनरलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उनका जो ऑब्जेक्ट है उसका, वो हमेशा इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल। सो इट्स हमेशा रूसो के अनुसार लोग जो है उनको हमको सेंटर में रखना है। जनरलिटी ऑफ ओरिजिन, जनरलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस गिव्स टू द फ्रीडम। ओरिजिन का मतलब लॉज जो ओरिजिन होंगे वो लोगों द्वारा बनने चाहिए, और ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो सबके हिसाब से होना चाहिए। तो दिस यू नीड टू टेक इन योर, कीप इन योर माइंड, ठीक है। और कुछ चीजें जो हमको थोड़ी सी रूसो की एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमको याद करना है। नाउ आई एम एंडिंग दिस, आई थिंक वी डोंट नीड टू गो इनटू फर्दर। रूसो ने एक जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो आइडिया किया था उसमें एजुकेशन की बात की थी, दिस यू नीड टू रिमेंबर। देन ही टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू जस्ट सिमिलर टू लोक, ही आल्सो सेड कि जो लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम होगी, ठीक है। नाउ यू वुड कन्फाइन कि अभी तो मैंने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होगी तो फिर पार्लियामेंट्री कहां होगी? रूसो ये कह रहे हैं कि जो सोवरेनिटी है वो लोगों में रहेगी, बट एजेंट तो होंगे ना हमारे, तो वो एजेंट कहीं तो बैठेंगे। तो जो एजेंट है दे नीड टू बी सुप्रीम इन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो लेजिस्लेचर वुड बी देयर बट नॉट द ट्रू पार्लियामेंट्री फॉर्म काइंड ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म लोक है टॉक अबाउट, क्योंकि लोक ने तो सोवरेनिटी लोगों में रखी बट वो तरीके से कंसेंट दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। बट रूसो कहता है कंसेंट आई वुड नॉट टॉक अबाउट, मैं तो ये कहूंगा सोवरेनिटी इनके अंदर है, डायरेक्टली इनको हर बार वो करना पड़ेगा, पार्ट लेना पड़ेगा, और जो पार्ट लेंगे तो अपने एजेंट भेज देंगे लेजिस्लेचर में, तो उनके जो एजेंट लेजिस्लेचर में जाएंगे दे नीड टू बी सुप्रीम इन ऑल द अदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज वो बोलते हैं सिविल रिलीजन के बारे में, वो भी जो एक लोग ने हमने देखा कि गॉड की बहुत बात कर रहे थे, और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में ही वाज साइडिंग विद दैट प्रोटेस्टेंट एंड ऑल थिंग्स, बट रूसो है ना वो रिलीजन पे एक बहुत ही डिफरेंट रेडिकल व्यू लेते हैं। जैसे हमने मेकियावेली में कहा था, वो बोलते हैं कि रिलीजन जो है वो एक प्राइवेट स्फीयर में रखो, और रिलीजन को बस, हमको रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं घुसने देना, लेकिन प्रिंस शुड basically respect the religion, use religion for his own use. In the kind of reformulation of those words, रूसो said कि religion हमको ये इस तरीके का चर्च और क्रिश्चियनिटी वाला नहीं चाहिए, हमको सिविल रिलीजन और सिविक रिलीजन चाहिए, जहां पे सिटीजन्स का रिलीजन इस तरीके से होना चाहिए that basically make a balance with the political obligation and that concept of popular sovereignty in general, ठीक है। And then he talk about this concept of freedom को वो law से बहुत connect करते हैं। So he says this, I'm just concluding on this point. He says कि देखो हमने होप्स देखा, होप्स बोला कि किसी तरीके की external impediment नहीं होना चाहिए, that is the freedom. तो he says कि according to Hobbes, observing the law is something that would give you the freedom. Laws के बिना कोई freedom नहीं है क्योंकि his own concept was on insecurity वाला point. लोक में हमने देखा कि फ्रीडम, दैट लिबर्टी एंड दैट गिव्स यू द कांसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल थिंग्स, दैट लिबर्टी का कंसेप्शन वहां पे आता है। एंड देन अकॉर्डिंग टू रूसो आल्सो, लॉ जो है जो जनरल विल ने बना लिए उसी के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो फ्रीडम। तो यहाँ टोटलिटेरियन एंगल कई बार दिखाया जाता है कि देखो रूसो तो कह रहे हैं कि अगर सरकारें अगर चाहती हैं कि दिस इज द वे यू नीड टू बी फ्री, तो आप फ्री हैं। अगर सरकार का लॉ ये कह रहा है, किसी स्टेट का लॉ ये कह रहा है, लेकिन देन ये गलत होगा क्योंकि हम देन वी आर नॉट गोइंग इनटू द जनरल विल। तो व्हेनेवर समबडी गिव्स यू दिस concept कि देखो रूसो had said कि forced to be free, now our government is doing the same, they are forcing us to be free by this different kind of laws we don't know for us. But we need to remember before this there is something else, that is the architectonic concept of Rousseau, that is general will.
So if there is no general will, only majority's conception of freedom cannot be the true conception of freedom. That we need to remember always. Rousseau's main conception is about this general will ka point. हाँ, there is one point about legislator. He talks about कि legislator also he talk about कि ये जो हमने sovereignty दिए जो agent होंगे हमारे legislator basically वो बहुत अच्छे होने चाहिए, super human nature के होने चाहिए और उनको हमेशा they had power to change constitutions अगर जरूरत पड़ी तो हमने स्टार्टिंग में बात किया द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो एंगल में बात नहीं करते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन इन that have this general will. So he says कि जनरल विल को वो एक तरीके से हमारा लेजिस्लेटर वुड टेल कि व्हाट टू डू एंड दैट डू और नॉट, बट लेजिस्लेटर को अच्छा इंसान होने का मतलब ये कतई नहीं है, एक अच्छा ऑरेटर होने का, एक बढ़िया लीडर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि ही वुड गो अगेंस्ट जनरल विल. सो अकॉर्डिंग टू रूसो नोबडी कैन गो अगेंस्ट जनरल विल. Then the last few point he talks about federation of national world peace. ये थोड़ा सा एक important element जो कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड पीस के बारे में कौन से थिंकर ने बात की है, तो ही वाज रूसो ने 4 कंडीशन थी बेसिकली फेडरेशन ऑफ नेशंस बनाने के लिए वर्ल्ड लेवल के ऊपर. ये अभी हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ नेशन एंड ऑल पॉपुलर सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, उसने इवन फेडरेशन ऑफ नेशन बनाने की बात की, जैसे आज यूनाइटेड नेशन है वैसे, तो उसका थोड़ा कंसेप्शन अलग था. उन्होंने ये बोला था कि 4 कंडीशन में एक बार थोड़ा पढ़ देता हूं आपको. इट्स काइंड ऑफ कि एवरी जो नेशन है एक इंपॉर्टेंट पावर जो है बेसिकली वो उसका मेंबर होना चाहिए फेडरेशन अगर बना रहे हैं तो वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में अगर पीस लानी है तो इंपॉर्टेंट नेशंस का होना जरूरी है. आज वर्ल्ड में पीस क्यों नहीं है? क्योंकि रशिया जो इंपॉर्टेंट पावर है, यूएस एक इंपॉर्टेंट पावर है, दे आर बेसिकली ऑन कन्फ्रंटिंग साइड्स, तो वो एक में नहीं है उस सेंस में. तो वो कहता है फेडरेशन पावर तब बनेगा जब उसमें एक मेंबर, सब लोग उसके मेंबर हो. तो हालांकि कोई कहेगा कि यूएन के मेंबर तो हैं, बट वी नो यूएन इज अ टूथलेस बॉडी इन दिस यूक्रेन वॉर एंड वी हैड सीन दिस. ठीक है, देन देयर इज द लॉज दैट हैज बीन लेजिस्लेटेड in this federation should be binding on all the members. And third is that there need to be coercive authority so that the commons can resolve. Now this is a problem with the UN. UN के पास coercive authority नहीं है to basically impose the whatever resolution it passes. And the fourth one is no member to be allowed to withdraw from federation. एक बार फेडरेशन ज्वाइन करे तो you cannot go about. ये यूजुअली नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि who of the following thinker had basically talk about this federation of world peace and all things. Now 2 important questions that have been often asked, just like Locke, Rousseau was also against equality of men and women, and he was against because this his context was that, and we should never justify these things and need to keep this in mind कि रूसो कितने भी बड़े थिंकर थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड ऑल पे बात किए, बट when is this come of question of women's come to, he was not ahead of his time. He also said the same thing, almost same thing like Locke. He said कि women are less rational than men and so women need to rely on men. तो उसने बोला कि जो, और this theory comes into his book Emile. So Emile is a later work. In 1762 he wrote Emile, and it is basically a treaty on education. So we would keep in the chapter that I taught on Hobbes, Plato, I said कि Rousseau जो है, he calls Republic of Plato as the best work on education. Why he said that? Because Rousseau himself wrote something on education. Even Locke had wrote. Locke's last work was on education, some essays on concerning education. But Rousseau has also talked that in Emile, E-M-I-L-E, that he wrote in 1762, he talks about how liberal जो education system है वो गलत है और हमको एक अलग education system किस तरीके से establish करना चाहिए. That's not very much important. Just आप याद रखिए कि ऐसा कुछ था. And in that Emile, you need to remember one thing. He introduced and basically उस एमिल में एक उनका पात्र होता है, that person, that character of that Emile is Sophie, who is often said as the ideal woman of Rousseau. और सोफी के थ्रू रूसो ने जो बोला है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है. जो वो रूसो बात करते हैं कि men and women are not equal. So ये सोफी जो अपना कैरेक्टर है उसके थ्रू ही वो बताते हैं एमिल में. So you just need to remember this Emile trait on education, and then that Sophie is basically where he talks about कि एमिल के अंदर सोफी के थ्रू बताते हैं कि men and women are not equal. That's all from my side for today. Now I opens this
house for the questions, queries, and anything you have. So just raise your hands and I would unmute you from here. Okay, if you have any query, any question on Locke or Rousseau, you can ask. Right, completed from my side. I don't think कि anything else. अगर कुछ हुआ तो definitely I will let you know. Yeah, somebody had some question. Sir, can you repeat the 4 conditions of federations of nation state in the world level? On the world level, Rousseau says कि we need a federation where the जिसकी 4 condition हो basically. Then he introduced 5 articles also, but you don't need to read that 5 articles. You just can keep cursory ये 4 conditions. He says कि एक federation बनना चाहिए world peace के लिए, जिसमें पहला है कि all important powers should be member of that. Second है कि जो भी ये कुछ भी रूल्स और लॉज पास करेंगे वो बाइंडिंग होना चाहिए सभी मेंबर पे. एंड तीसरा है देयर शुड बी कोएर्सिव अथॉरिटी. वो लॉज जो हैं जो कि आज के दिन यूएन के पास भी नहीं है, दैट कोएर्सिव अथॉरिटी टू बेसिकली रिजोल्यूशन को अपने मनवाने के देशों के साथ. एंड फोर्थ वन इज दैट कि दैट नो नेशन कुड विथड्रॉ फ्रॉम इट. कोई भी नेशन विथड्रॉ नहीं कर सकता. ठीक है. एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी हेल्प? एनी क्वेश्चन, क्वेरी, एनीथिंग? कोई सजेशन हो आपका क्लासेस को लेके तो भी ओके. देव, आई एम जस्ट अलाउइंग यू टू स्पीक. ठीक है. एनीबॉडी वांट टू स्पीक, दे कैन जस्ट रेज देयर हैंड इन दैट आस्क टू स्पीक वाला में आप क्लिक कर सकते हैं. देव, या सर, please repeat the conception of generality of origin and generality of object. ओके. सो बेसिकली वो फ्रीडम पे जब बात कर रहे हैं तो कह रहे फ्रीडम के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वन इज जनरलिटी ऑफ ओरिजिन. इन जनरलिटी ऑफ ओरिजिन ही सेज कि कोई भी लॉ बनेगा ना स्टेट कहीं जो पॉपुलर सोवरेनिटी के थ्रू जो हमारे एजेंट हमने भेजे हैं लेजिस्लेचर में, वो कोई भी लॉ बनाएंगे वो फ्रीडम पे तभी पास होंगे जब जो फ्रीडम का टेस्ट है तभी पास करेंगे जब वो 2 चीजों को पास कर रहे हो. जनरलिटी ऑफ ओरिजिन, जनरलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. जनरलिटी ऑफ ओरिजिन का मतलब है द ओरिजिन ऑफ दैट लॉ शुड कम फ्रॉम द पीपल. मतलब लोग बनाने चाहिए वो. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्शन है ये कि पीपल शुड be the origin of those laws. And generality of object का मतलब कि those laws should be for the benefit of whole of the people. तो पहला है that origin should be people and second is object of those laws should be the benefit of all the people. ठीक है. These are the 2 the argument, the generality, origin and object. हाँ. Anybody else want to ask something? Thank you, sir. किसी का और कोई क्वेश्चन हो? गुड इवनिंग सर. यस सर. इंडिविजुअलिज्म एंड नेगेटिव लिबर्टी, प्लेटो का व्यूज थोड़ा बता सकते हैं? प्लेटो का व्यूज? सॉरी रूसो का. Rousseau basically he was not for the individualism. Rousseau was for the collective life of that at the time of Athens or Roman, जो क्योंकि Rousseau was a republican and the concept of republican is that republican idea of freedom is about freedom from domination. और domination का freedom का point यही है कि you are acting in a collective life. तो उनके लिए इंडिविजुअलिज्म डजंट एग्जिस्ट फॉर रूसो. ही कि इंडिविजुअलिज्म जो आया है वो इसलिए इंडिविजुअलिज्म आया है क्योंकि मटेरियलिटी के पीछे हम भागने लगे हैं. दैट्स व्हाई ही सेज कि ना वी नीड टू फोर्स टू फ्री, और दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट एवरीथिंग थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी और पॉपुलर सोवरेनिटी. जनरल विल का कॉन्सेप्ट जो है इटसेल्फ इट इज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर विल. इंडिविजुअलिज्म क्या बोलेगा? पर्टिकुलर विल, कि मैं जो बोल रहा हूं मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरा लाइफ मेरे हिसाब से. बट ही सेज नहीं, पर्टिकुलर विल नहीं चला, जनरल विल. सो ही इज बेसिकली अगेंस्ट द इंडिविजुअलिज्म व्हिच जिसका प्रोफेट हम बोल सकते हैं एडम स्मिथ एंड लॉक को, बिकॉज लॉक वाज द पर्सन हु टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ राइट्स ऑफ पर्सनल लाइफ, this liberty, personal liberty and personal properties, negative or negative liberty also. For Rousseau also I'd say कि freedom is not about like just that Locke and the other people called negative in sense that कि हमारी जो लिबर्टी है उसमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. ठीक है. लोक हैज दैट आर्गुमेंट ना कि हमने राइट्स दिए, इट डजंट मीन कि लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का इंटरफेयर करेंगे. बट अकॉर्डिंग टू रूसो, liberty does not means ki interference in all things. Liberty means
your expression of autonomy in all things, which is comes slightly on the positive but not exactly the positive. It's a very different framework of, and which is called the Republican understanding of liberty. तो रिपब्लिकन अंडरस्टैंडिंग यही है कि डोमिनेशन वगैरह के खिलाफ और सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थैंक यू सर. Anybody else have any question? I'm just watching किसी का अगर हैंड रेज हो रखा है. Okay, so I don't think कि किसी का और कोई क्वेश्चन. केशव भैया, या हेलो भैया मेरा एक डाउट था अरिस्टोटल के रिगार्डिंग, जिसमें वो बात करता है थियरी ऑफ कॉजेशन, फॉर्मल कॉज, फाइनल कॉज, एफिशिएंट कॉज. उसको थोड़ा समझा देंगे? थोड़ा डाउट है उसमें. एरिस्टोटल, राइट? हाँ भैया. Okay, so in Aristotle, the theory of causation is, it's a slightly on the kind of the knowledge, where he talk about the theory of build up of the how the knowledge is created and how the things basically works into in reality. Because basically for Aristotle, जो हमको दिख रहा है, that is very important. So he's a thinker of political realism. So he talk about the causality, that ki anything that happens that has some cause and effect. ठीक है. So he says कि in a sense as Plato said कि Plato ने बोला कि सब कुछ जो है वो ideas में है और उस sense में है. He says कि ideas are not in actually reflect the theory of causality and causation. In a way, causation is where whatever you have, जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, there is a cause and effect relationship. I am teaching you. There is some cause and effect. Why I am teaching you? Because you have exam, CUT exam. And what would be effect of my teaching? You would able to understand something. So whatever action is happening, there is a relevance of the causation. That's what starts with this Aristotle. However, in philosophical tradition, we don't go for causation. Particularly, if you would come into JNU, you would see Professor Verma would be teaching you political philosophy, and she is very much against these concepts of causation, because बहुत सारी चीजें जो हम cause और effect से नहीं समझा सकते हैं political philosophy में. ठीक है, वो हम explanation से, context से, sometime intuition से, लियो स्ट्रॉस से, उनसे समझाते हैं. But Aristotle wanted to look like for pragmatic, so he took causation. Anything else? I think Ocean, your answer is there. If you have any other query, you can ask, or somebody else. भैया तो इनका जैसे मटेरियल कॉज, फिर एफिशिएंट, फाइनल एंड फॉर्मल. Please, your voice was breaking. Voice breaking. Please repeat. हेलो. हाँ भैया, थियरी ऑफ कॉजेशन में जो 4 कॉज दे रखे ना उन्होंने, पहले मटेरियल कॉज, फिर फाइनल कॉज, एफिशिएंट एंड लास्ट द फॉर्मल वन. तो उसमें कई बार वो सीक्वेंस का दिक्कत हो जाता है, ऊपर नहीं जो जाता है. तो कहीं सोर्सेस में अलग दे रखा है, कहीं अलग दे रखा है. Remember these things. I'm telling you, you don't have to remember these things. Basically, you have to understand that. What he says is you don't have to remember even sequence or anything. I never seen this thing in paper. Ever the theory of causation never came into paper. It's any exam, because I have not seen, because this is very sequence. Okay, so in that sense, you have to remember how he comes from the. He is a basically political realist. So he wanted to show the material and the formal, a relation between material and the formal cause. Okay. So he is basically taking the sequence. There is something that is materially existing. Then you make an understanding of that in your mind. Okay. Then you think about that, and then a formal causation you create. So you need to just remember in a sequence through that understanding. Like in law, this is basically you would able to understand contrasting with the Plato. In Plato, everything starts from ideas. In Aristotle, everything starts from the material reality. That's why yesterday I was telling this thing where it says anything that we see does not have any meaning if you don't ponder about that. तो हमारा जो ideas है और reason है वो साथ में काम करे. थ्योरी ऑफ कॉजेशन का आपको वो जो सीक्वेंस है, exactly I still don't remember exactly. I know that
all 4 names. I can just reconfirm that after the class. If I definitely know that the point, the sequence would arrive from material to that could build up your understanding. I think rest अगर ज़्यादा if you have issue so we can connect on DM. ठीक है? I think I didn't take up that theory of causation in my lecture because I thought it's very outdated in that. Nowadays they don't ask the question on that. No issue. Any other question? मेरे पास उसका सीक्वेंस ही आता है और कुछ नहीं आता उसमें। तो ऐसे हर चीज, बहुत सारी चीजों का सीक्वेंस आता है। वो सीक्वेंस का एक सीधा तरीका, आई वुड से नॉट ओनली अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉजेशन, एनीथिंग दैट सीक्वेंस, जस्ट ट्राई टू मेक द चेन ऑफ थॉट्स फ्रॉम देयर। समटाइम्स इवन द बुक्स का सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है, तो इवन बुक्स यू वुड सी इन कंपैरेटिव, यू वुड सी देयर इज अ सीक्वेंस, समटाइम्स दे आस्क द सीक्वेंस ऑफ दिस when the system theory में they ask some inputs का sequence and all things। तो ये चीज है ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से कि इवन एरिस्टोटल में once I said a question कि वो जो state is a prior to man, so what is the sequence that they're given the 4 name, man, family, state and so this village। तो by going to our understanding this is कि पहले आदमी आएगा, फिर village आएगा, फिर आदमी, family, village and the state। This is the chronological order, but according to एरिस्टोटल अगर लॉजिकली जाएंगे तो पहले स्टेट आएगा। तो दिस सेंस में यू हैव टू रिमेंबर दैट थ्रू मेकिंग अ चेन ऑफ अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा उसको। तो ये इससे आगे जो कॉजेलिटी है वो तो मटेरियल से माइंड की तरफ को जा रहे हैं, और जो भी आप कोई भी सीक्वेंस अगर प्लेटो में पढ़ेंगे तो दैट वुड ऑलवेज गो थ्रू माइंड से दूसरी तरफ, मटेरियल की तरफ। ठीक है, म्यूटेड है वो सर आप। सर आप म्यूट हो। म्यूट कर दीजिए भैया, आपने खुद को म्यूट कर दीजिए। ओके, सॉरी आई एम सो सॉरी। Keshav, Vikram, I would take 2 more queries. Vikram, please speak. What's your query? भैया आवाज आ रही है? हाँ अभी आई आपकी आवाज, इतनी देर नहीं आ रही थी, बोलिए। हाँ भैया, मैं बोल रहा था कि अगर लास्ट में आप थोड़े PYQs डिस्कस करवा देते तो थोड़ा। यार योर वॉइस इज ब्रेकिंग, जस्ट मैसेज मी, DM कर दीजिएगा आप अपनी क्वेरी, वी वुड टॉक देयर बिकॉज़ योर आवाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही आपकी आवाज। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है विक्रम, हाँ आप बोलिए। भैया मैं ये बोल रहा था कि अगर टॉपिक के बाद में लास्ट में थोड़े PYQs डिस्कस करवा देते तो मतलब बहुत अच्छे से एकदम वी वुड डू क्वेश्चन पेपर्स लास्ट में अपने इसके कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि अभी एक्चुअली तो मैंने लिए थे क्वेश्चन ऑन वी आर डूइंग द प्लेटो एरिस्टोटल वाला, बट टुडे वो मेरे लिए थोड़ा सा आई वाज वर्किंग समवेयर, बट ऑन समथिंग वी हैड आल्सो डू द असाइनमेंट ऑल थिंग्स, बट हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बट आई वुड टेक दिस सजेशन कि हम आगे से कुछ करें तो उसमें बेसिक मेरे 2-3 क्वेश्चन तो आई डिस्कस ड्यूरिंग दिस क्लास ओनली, बट हाँ आगे से वी विल ट्राई टू कीप क्वेश्चंस आल्सो इफ टाइम परमिट्स, कोई इशू नहीं। अदरवाइज वी वुड डू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। जब 15-20 दिन में would complete our topics and then we would discuss 4-5 paper also. Anybody else want to ask something? Ayush? Yes, Ayush. Sorry sir, it was mistakenly. Okay, by mistake. ठीक है, so I think now we are on end. अभी हमको आज का ये क्लास आई थिंक अभी कंप्लीट कर देना चाहिए। यहाँ पे थैंक्स फॉर ज्वाइन। हेलो, हाँ केशव कुछ, हाँ केशव आस्क योर क्वेश्चन। यस केशव। I think there's some network problem from Keshav's sides. Okay, fine. So we would take his query on Google group. So thank you, and now I end today's lecture here. Thanks. कल दोबारा इसी time पे probably we would do the class on meal and marks.
probably with me only. Okay, thank you. And you can ask your queries and anything on group also. Bye. Thank you.